आई होप कल तक का तो सब क्लियर है, लास्ट क्लास तक किसी को डाउट? और आई होप मिस्टर ए की फैमिली आपको याद होगी, राइट? आपको थोड़ा बहुत याद होगा कि मिस्टर ए की फैमिली ही कौन नॉर्मली। अब देखो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है पर्सनली कि ऐसा कम से कम सक्सेशन आपको समझ आ जाए। राजस्थान का एग्जाम सर पे है, इतना हो जाए कि अगर 2-4 क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो आप लोग कर लो। तो प्लीज़ इसको ठंडे दिमाग से समझना, पहले से कोई प्री कंसीव नोशन नहीं बना लो कि नहीं आएगा ये हो जाएगा। उसको ढंग से समझो और जहाँ भी दिक्कत होती है ना वहाँ मुझसे साथ साथ पूछते चलना, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर पीछे कुछ थोड़ा भी छूट गया तो आगे आपको समझने में दिक्कत होगी। देखो एग्नेट और कॉग्नेट तो क्लियर है, और ए और सी की वजह से आपको सेक्शन नंबर भी ध्यान रखना है, क्योंकि डेफिनेशन का कई बार सेक्शन नंबर आ जाता है। तो वहां अगर हम डायरेक्ट पे आए, अभी अगर आपसे क्वेश्चन आएगा डेफिनेशन में जो मैंने छुड़वा, और आगे भी जितना छुड़वा रही हूँ उसको छोड़ देना। आपको जितना जरूरी है उतना काम करना है बस। फुल ब्लड हाफ ब्लड हम लोग मुस्लिम लॉ से ही समझते आ रहे हैं, और आई होप उसमें अब किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर है देन यू कैन आस्क। एग्नेट ए में आ रहा है, ए से याद रखना, और है क्या वो तो हमने कल ही क्लियर कर लिया था। यहाँ पे सिर्फ सेक्शन नंबर देखो, और कॉग्नेट सी में आ रहा है। एक ये चीज यहाँ पे डेफिनेशन के सेक्शन नंबर के पर्पज से याद कर लो। अगर है क्या वो हमने कल क्लियर किया था, एक बारी जिसको क्लियर नहीं है कल की क्लास वापस से देख लेना थोड़ा सा वो पोर्शन। फुल ब्लड हाफ ब्लड का यहाँ पे सेक्शन नंबर याद रखो ई, और ये क्या होते हैं ये भी हम क्लियर कर चुके हैं। अब यहाँ पे एयर इंटरस्टेट ये थोड़ा बहुत आप ध्यान में रख लोगे तो काफी है, ठीक है। इंटरस्टेट क्या है? इंटरस्टेट अब आज भी आपको जरूरत पड़ेगी। इंटरस्टेट बेसिकली ऐसा इंसान है जिसकी डेथ हो जाती है और वो कोई अपने पीछे विल नहीं छोड़ के गया है। अभी हम एक इंटरस्टेट पर्सन उठाएंगे और उसी को लेकर सक्सेशन की कहानी शुरू करेंगे। तो फिलहाल आपके क्लॉज जी बात करता है इंटरस्टेट पर्सन की। अब हमें एक इंटरस्टेट पर्सन को अपने दिमाग में बनाना है और उसकी कहानी पे आ जाते हैं। तो एक इंटरस्टेट पर्सन जो कि क्लॉज जी में दे रखा है, बेसिकली वो एक ऐसा इंसान होता है जिसकी डेथ हो चुकी होती है और वो अपनी प्रॉपर्टी की कोई विल नहीं कर कर गया होता, ठीक है। देयर इज नो टेस्टामेंटरी डिस्पोजिशन, हो ही नहीं सकता क्योंकि आप विल नहीं छोड़ कर गए हैं, ठीक है। तो अब एक इंटरस्टेट पर्सन है जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी के लिए कोई विल नहीं की थी, वो है हमारे और मिस्टर ए, ठीक है। मिस्टर ए एक इंटरस्टेट पर्सन है, इन्होंने अपनी लाइफ में कोई विल नहीं की थी। अब कोई विल नहीं है तो इनकी प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना है इनके बाद, हमारे पास उसका कोई आइडिया नहीं है। कल जब तक मेंटेनेंस पढ़ते थे तब तक मिस्टर ए जिंदा थे, और अब जब हम सक्सेशन पर आ गए हैं तो हमें इनको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल हमारे पास एक मिस्टर ए हैं जिनकी डेथ हो चुकी है। यहां से सक्सेशन शुरू करते हैं। अब जब मिस्टर ए की डेथ हो जाएगी तो ऐसा तो नहीं है कि मिस्टर ए अपनी लाइफ में अकेले थे, जरूर ऐसा है कि इन्होंने अपनी लाइफ में जन्म लिया है तो इनके पेरेंट्स भी होंगे, और अभी तो हमें इनके पेरेंट्स को जिंदा ही मानना पड़ेगा, अलाइव ही मानना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। मान लीजिए मदर हैं और फादर हैं, ठीक है। और मिस्टर ए ने शादी भी की है अपनी लाइफ में तो इनकी वाइफ भी हैं, ठीक। और मिस्टर ए की वाइफ के अलावा मिस्टर ए के सिबलिंग्स भी हैं, और मिस्टर ए के बच्चे भी हैं, जिसमें 2 बेटे हैं और एक बेटी है। तो ये हुआ मिस्टर ए की फैमिली, ऑलराइट। अब मिस्टर ए ने कोई विल तो की नहीं थी और इनकी डेथ हो गई। अब इनकी डेथ के बाद इतने सारे लोगों में आपके पास टास्क ये है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर जॉइंट फैमिली की बात हो रही है तो जॉइंट फैमिली में कौन कौन आएगा। कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी के लिए मान लेते हैं कि मिस्टर ए एक 80 ईयर्स ओल्ड पर्सन थे। अब जब हम मिस्टर ए को 80 ईयर्स ओल्ड पर्सन मानेंगे तो अब वो मेंटेनेंस की बात चली गई है, तो हमको पिक्चर से इनके पेरेंट्स गायब करने पड़ेंगे। पेरेंट्स की तो डेथ हो चुकी है ना,
ऑलराइट, मिस्टर ए के पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है, क्योंकि मिस्टर ए खुद 80 साल की उम्र में उनकी डेथ हुई। तो अब जब मिस्टर ए की कोई विल नहीं है, अब इनकी एज 80 ईयर्स हो चुकी है, तो अब सिबलिंग्स का भी अपना अपना ही हो गया होगा ना, सिबलिंग्स भी बड़े हो रहे होंगे और उनके खुद की अलग लाइफ होगी। अब हमारे पास एक इंसान की इस एज में आने के बाद, मान लीजिए, और एज कोई भी हो, जॉइंट फैमिली का, ये मैं सिर्फ आपकी समझ के लिए बता रही हूँ, जब हम जॉइंट फैमिली करेंगे तो मैं आपको वहां बताऊंगी कि किसको आप इंक्लूड कर सकते हैं किसको नहीं। तो अब एक कॉमन सेंसिकल टॉपिक ले लेंगे, एक न्यूक्लियर फैमिली आपके पास ये बची, एक इंसान, उसकी बीवी और उसके बच्चे, लेकिन क्या ये जॉइंट फैमिली सिस्टम है? आंसर इज नो। क्या इस इंसान की कोई विल है? आंसर इज नो। अब क्या, अब इसके पास प्रॉपर्टी कल वाली ही मान लो, जो 11 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, वाइफ अलग झगड़ रही है, और वाइफ नहीं भी झगड़े तो इन तीनों बच्चों के झगड़े खत्म नहीं होते। तो जब इंटरस्टेट कौन है? जो अपने पीछे विल नहीं छोड़ के गया। अब मिस्टर ए की प्रॉपर्टी मिस्टर ए के नाम पर थी, ठीक है। अब प्रॉपर्टी जब इनके नाम पर थी, ये कौन थे? ओनर। ओनर की क्या हो गई? डेथ। तो क्या अभी हमारे पास कोई ओनर है? आंसर इज अगेन नो। क्या प्रॉपर्टी ओनर लेस रह सकती है? आंसर इज नो। अब प्रॉपर्टी ओनर लेस नहीं हो सकती, तो अब हमें इस प्रॉपर्टी के लिए एक ओनर ढूंढना पड़ेगा। अब वो जो ओनर ढूंढा जाएगा इनकी इस 11 करोड़ की प्रॉपर्टी के लिए, क्योंकि ये खुद तो बता कर नहीं गए कि इनके बाद इनकी प्रॉपर्टी किसको दे दी जाए, और प्रॉपर्टी ओनर लेस रहती नहीं है। अब जब प्रॉपर्टी ओनर लेस नहीं रह सकती, तो अब हमारे पास टास्क क्या आया है कि हम लोगों को मिस्टर ए की प्रॉपर्टी के लिए ओनर ढूंढना है अगला। अब क्या हमें किसी एक इंडिविजुअल को ओनर बनाएंगे? क्या हम कहेंगे कि अब मिस्टर ए नहीं रहे तो उनकी वाइफ ओनर है, या कितना कितना शेयर देना पड़ेगा? तो जब इस जगह पर आकर लोग खड़े हो जाते हैं, यहां से सक्सेशन का होता है। देखो, या तो विल कर जाओ, विल कर जाओगे तो अगर कोई ये बता जाते कि भाई मेरे 11 करोड़ की प्रॉपर्टी है, एक काम करना कि 5 करोड़ मेरी वाइफ अकेले को दे देना, 5 करोड़ की प्रॉपर्टी, और 6 करोड़ में से आप इन दोनों को 2-2 करोड़ दे देना, ठीक है। तो यहां बात खत्म हो जाती है, फिर सक्सेशन का सवाल नहीं उठता। और अब एक बात बताओ, आपने, अब ये तो आप समझ गए कि हम सक्सेशन के मुद्दे तक क्यों आते हैं। अब जब इतना समझ आया है तो आपने 2 नाम सुने होंगे। देखो, जब प्रॉपर्टी ओनर लेस नहीं रह सकती तो आपको उसके लिए एक पर्टिकुलर ओनर चाहिए। अब ओनर कौन होगा, इस सवाल को सुलझाते फिरते हैं, फिर हम सक्सेशन में आते हैं, कुछ देखते हैं, तो विल तो है नहीं। अब ये बात यहाँ खत्म हो गई। अब सक्सेशन का सवाल उठा, तो अब एक सवाल मैं ये पूछूंगी, हिंदू सक्सेशन एक्ट ही क्यों? देखो, हमारे पास सक्सेशन के लिए 2 लॉज हैं, एक हिंदू सक्सेशन एक्ट है और एक इंडियन सक्सेशन एक्ट है। कौन से 2 लॉज है हमारे पास? अब एक क्वेश्चन प्री के हिसाब का ये है कि क्या इंडियन सक्सेशन एक्ट हिंदूज पर एप्लीकेबल नहीं होगा? अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि ये जो इंडियन सक्सेशन एक्ट है, क्या ये हिंदू पर एप्लीकेबल नहीं होगा? क्या ये किसी भी पर्सनल लॉ से बाहर हो रहा है? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदू पर एप्लीकेबल नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं है। तो अ हिंदू पर्सन, ठीक है, एक ऐसा पर्सन जो मिताक्षरा लॉ या हिंदू लॉ से गवर्न होता है, उसके पास चॉइस है कि जो उसकी प्रॉपर्टी का सक्सेशन होगा वो चाहे तो हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से हो जाए, जो कि एक पर्सनल लॉ है। पर्सनल लॉ कौन सा है? हिंदू पर्सनल लॉ है। और चाहे उसकी प्रॉपर्टी का सक्सेशन जो हो जाए वो इंडियन सक्सेशन के हिसाब से हो जाए, जो कि एक सेक्युलर लॉ है, जो किसी धर्म के आधार पर नहीं बना हुआ है। अब क्या ये चॉइस इंडिविजुअल की ही होती है? अब इसकी चॉइस के ऊपर एक सवाल उठता है। देखो, ऐसा कभी भी आपको प्री में देखने के लिए मिले और आपसे अगर पूछा जाए कि क्या इंडियन सक्सेशन एक्ट हिंदूज पर एप्लीकेबल नहीं हो सकता, तो ऐसा कोई बार नहीं है। इंडियन सक्सेशन एक्ट हिंदूज पर एप्लीकेबल बिल्कुल हो सकता है, लेकिन कब और किस तरह? अब 2 लोग हैं,
अब मान लीजिए कि एक है, इसको इरेज करूंगी दोबारा सिर्फ समझने के लिए, समझो ये लड़की है और ये ही इज अ बॉय, चलो इसको जी ही कर लेते हैं। ये लड़की है और ये लड़के हैं, ठीक है। अब इनको शादी करनी है। एक एग्जाम्पल में मानो कि ये दोनों हिंदू हैं, ये जो गर्ल हैं ये भी हिंदू हैं और ये जो बॉय हैं ये भी हिंदू हैं। अब इनको शादी करनी है। शादी करने के इनके पास कौन से रास्ते हैं? या तो ये जो सेरेमनी है हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से शादी कर लेंगे, प्रॉपर सेरेमनी और सब कुछ फॉलो करके। अब एक पॉइंट पे अगर ये एक दूसरे से शादी करना चाहें तो इनके पास दो रास्ते हैं। सारी सेरेमनीज और सब कुछ फॉलो करके ये हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से शादी कर सकते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट में शादी करेंगे तो इनको उसमें सेक्शन 5 के एसेंशियल फॉलो करने पड़ेंगे, जो सेरेमनी है सारी चीजें देखकर सारे एसेंशियल इनको फुलफिल करने पड़ेंगे और फिर ये शादी करेंगे। और एक रास्ता इनके पास ये है किसी भी कारण से कि ये स्पेशल मैरिज एक्ट में भी शादी कर सकते हैं। अब एक सवाल उठेगा कि क्या दो, अब एक लोगों ने सोच बना रखी है कि अगर स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी होती है तो वो इंटर रिलीजन शादी ही होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। दो हिंदू यानी दो सेम धर्म के लोग भी स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी कर सकते हैं, जिसको कॉमनली हम लोग कोर्ट मैरिज कहते हैं। आपने देखा होगा कोर्ट मैरिज बहुत कॉमन है। ऐसा होता है कि अगर लोगों को सेरेमनी के हिसाब से शादी नहीं करनी होती, फैमिलीज नहीं मान रही हैं, कुछ भी कास्ट अलग है। अब देखो आजकल कास्ट सिस्टम में क्या होता है कि इंटरकास्ट मैरिज नहीं होती है, उनके घर वाले नहीं मान रहे हैं तो वो दोनों हिंदू ही ना। और कई बार अगर कास्ट का भी चक्कर नहीं होता, फैमिली नहीं मान रही है, करनी ही नहीं किसी भी कारण से, वो लोग क्या करेंगे, कोर्ट मैरिज जाकर कर लेंगे। तो दो हिंदू आपस में स्पेशल मैरिज एक्ट में भी शादी कर सकते हैं। ऐसा जरूरी थोड़ी है कि अगर अब दोनों पार्टी हिंदू हैं तो सिर्फ शादी हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से होगी, बिल्कुल भी नहीं। स्पेशल मैरिज एक्ट के हिसाब से भी हो सकती है, आप स्पेशल मैरिज एक्ट में जाकर शादी कर लेंगे। तो अब हमारा एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि ये जो पर्सन है, ये लड़की है, ये लड़के हैं, ये दोनों हिंदू हैं और इन दोनों ने शादी करने का सोचा। अब शादी करने के दो तरीके हो सकते हैं इनके पास। या तो ये हिंदू मैरिज एक्ट में जाकर शादी करेंगे, उसके हिसाब से उसके एसेंशियल में क्या है आपको पता है, कंसेंट, एज, ये सारी चीजें और सेरेमनी, ठीक है। स्पेशल मैरिज एक्ट में भी कंसेंट, एज सब कुछ है, बट वो सेरेमनी वाला पोर्शन उतना नहीं फॉलो होता है वहां पर, ठीक है। तो ये इन दो जगहों पर शादी कर सकते हैं। तो अगर ये लड़की और लड़का जो कि दोनों हिंदू हैं, इन्होंने चूज किया हिंदू मैरिज एक्ट शादी करने के लिए, मतलब प्रॉपर सेरेमनी हुई, एज वेज ठीक है, और इसमें आपको पता है रजिस्ट्रेशन भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और सिर्फ एक 7 फेरे आपके लिए कंप्लीट वो है। तो इन्होंने हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से शादी की, ठीक है। यानी इन्होंने एक फेरे लिए, सिंदूर मंगलसूत्र लगाया, एक दूसरे की कंसेंट से शादी की, पार्टी कंप्टेंट थी शादी करने के लिए, बस उतना बहुत है। हिंदू मैरिज एक्ट का मतलब ये नहीं है कि किसी कोर्ट में जाके रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उसका मतलब ये हो रहा है हिंदू रीति रिवाज से सही कंसेंट से शादी हो रही है। तो अब ये लड़का और लड़की इन्होंने कहा कि हम हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से शादी करेंगे। तो दो लोगों की शादी अगर हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से हुई है, अगर इनकी शादी हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से हुई है, तो जो इनके बच्चे होंगे, वो जो इनकी प्रॉपर्टी इनहेरिट करेंगे, वो हिंदू सक्सेशन के हिसाब से इनहेरिट करेंगे। ऑलराइट, जिन दो लोगों की शादी हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से हुई है, उन दो लोगों के बच्चे यानी इस लड़की और इस लड़के के बच्चे जो हैं, उनको जो इनकी डेथ के बाद प्रॉपर्टी मिलेगी, उन पर जो एप्लीकेबल होगा वो हिंदू सक्सेशन एक्ट एप्लीकेबल होगा। पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट में क्या करते हैं कि जो आपकी गर्ल हैं वो हिंदू हैं, क्योंकि वो उसके पास लिखा हुआ है, वरना दोबारा लिखना पड़ेगा, और जो बॉय हैं वो मान लीजिए मुस्लिम है। तो अब आपका एक ऑप्शन खो जाता है हिंदू मैरिज एक्ट में शादी करने वाला, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट में शादी करने के लिए तो दोनों पार्टीज को हिंदू होना जरूरी है। तो अब ये दो लोग किसके हिसाब से शादी करेंगे, कर सकते हैं, अब ये सिर्फ स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी कर सकते हैं। अगर दोनों पार्टी में से एक पार्टी मुस्लिम है और एक हिंदू है, और ये वाइस वर्सा भी हो सकता है गर्ल मुस्लिम हो और बॉय हिंदू हो, मतलब एक पार्टी हिंदू है और दूसरी मुस्लिम है, तो ये हिंदू मैरिज एक्ट में तो जाकर शादी नहीं कर सकते। इनको शादी किस में करनी पड़ेगी, स्पेशल मैरिज एक्ट में करनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब ये है, अगर लड़की और लड़के की शादी, चाहे वो दोनों हिंदू हैं या उनमें से एक हिंदू है और एक मुस्लिम है, किसी भी कारण से, या तो दो हिंदू हैं
या तो दो हिंदू हैं या फिर एक हिंदू है और एक मुस्लिम क्रिश्चियन ऐसा है जो हिंदू रिलीजन में नहीं आता है, उनमें से कोई है, और इन लोगों ने स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी की है। तो स्पेशल मैरिज एक्ट में अगर किसी की शादी हुई है किसी भी कारण से, तो जो स्पेशल मैरिज एक्ट वाले लोगों के बच्चे होते हैं ना, वो जो प्रॉपर्टी इनहेरेंट करेंगे अपने माता पिता की उनकी डेथ के बाद, वो कैसे करेंगे इनहेरेंट? वो इंडियन सक्सेशन एक्ट के हिसाब से करेंगे। पहले तो इन लोगों पे एप्लीकेबल होगा इंडियन सक्सेशन एक्ट, और दूसरा किस पे होगा? अगर कोई इंसान इंटरस्टेट नहीं मरा है, यानी वो अपनी प्रॉपर्टी की विल बना कर गया है, ठीक है, वो अपनी प्रॉपर्टी के लिए एक प्रॉपर विल देकर गया है आपको, तो फिर इंडियन सक्सेशन एक्ट देखा जाएगा। तो आप समझ रहे हैं कि एक तरफ हमारे हाथ में क्या है, एक तरफ हमारे पास है हिंदू सक्सेशन एक्ट और दूसरी साइड हमारे पास है इंडियन सक्सेशन एक्ट। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट में कौन कौन लोग अपनी प्रॉपर्टी इनहेरिट करेंगे? ऐसे बच्चे जिनके माता पिता की शादी हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से हुई थी, ठीक है, हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से शादी हुई है, तो वो उनके बच्चे आगे चल के जब प्रॉपर्टी इनहेरिट करेंगे तो हिंदू सक्सेशन एक्ट उन पे एप्लीकेबल होगा। इन पे ये चाहे ना चाहे, इन पे जो एप्लीकेबल होगा वो हिंदू सक्सेशन एक्ट होगा। और एक तरफ ऐसे बच्चे जिनके माता पिता की शादी किसी भी कारण की वजह से, चाहे वो दोनों हिंदू थे या एक हिंदू था और एक मुस्लिम था, और उन लोगों की शादी स्पेशल मैरिज एक्ट से हुई है, कोर्ट मैरिज की है उन्होंने सादी जबान में, या फिर वो अपनी विल छोड़कर मरे हैं, फिर उनकी शादी हिंदू मैरिज एक्ट में भी हुई हो कोई बात नहीं, लेकिन वो इंटरस्टेट नहीं मरे, वो विल देकर मरे हैं, तो भी जो उनके बच्चे प्रॉपर्टी इनहेरिट करेंगे वो इंडियन सक्सेशन एक्ट के हिसाब से करेंगे। और ये एक पर्सनल लॉ है और एक सेक्युलर लॉ है। बताओ यहां तक बात समझ आई है कि कब पिक्चर में हिंदू सक्सेशन एक्ट आएगा? एवरीवन जस्ट लेट मी नो, यहां तक क्लियर है हम कि कब आपके पिक्चर में हिंदू सक्सेशन एक्ट आएगा और कब इंडियन सक्सेशन एक्ट? सभी लोग एक बार मुझे यहां तक बताओ, यहां तक क्लियर हो? ओके पारुल, गिनी, बाकी? ओके साहिल, तथागत, चलिए, तो यहाँ तक तो अब हम समझ गए हैं कि क्या, कहाँ पहुंचे आप। सक्सेशन, सक्सेशन शब्द जो है अपने आप में क्या है? दो लोग, अब क्या माता पिता के जीवन में सक्सेशन हो सकता है? आंसर इज नो, इसके लिए डेथ रिक्वायर्ड है। अब वो क्यों है वो भी हम आगे समझेंगे। तो अगर हम बेसिकली एक चीज को देखें कि सक्सेशन कैसे होगा आगे, क्या हमारे पास दो रास्ते होते हैं सक्सेशन के, तो देखो सक्सेशन दो तरीके से हो सकता है, जैसे कि हमने पढ़ा था मिस्टर ए के बारे में, तो इंटरस्टेट भी हो सकता है, और क्या हो सकता है यहाँ पर कि वो अपनी कोई विल छोड़ कर गए हैं, ठीक है, उनकी कोई विल थी, तो टेस्टेट भी हो सकता है। इंटरस्टेट होगा यानी वो उनकी डेथ ही, क्या साहिल, फिलहाल प्लीज डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ, यहाँ पे व्हाई आर यू गोइंग इन द टॉपिक ऑफ गिफ्ट, गिफ्ट भी वो अपना देखेंगे, विल है गिफ्ट है, लेकिन यहाँ पे इन्हें इस तरीके से अगर सक्सेशन पढ़ोगे ना क्या क्या हो सकता है, तो मैं आपको इतनी पॉसिबिलिटी लिख दूंगी कि आपकी नोटबुक भर जाएगी। तो फिलहाल जो हो रहा है उस पर फोकस कीजिए, गिफ्ट भी करके जा सकते हैं प्रॉपर्टी, वो एक अलग चीज है, आगे देखते हैं उसको। फिलहाल ना थोड़ा थोड़ा करके शुरू कीजिए, वरना एक्ट को समझने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो चलिए, सक्सेशन इंटरस्टेट होगा, टेस्टेट होगा, ठीक है। इंटरस्टेट में क्या है कि पर्सन अपनी विल ही नहीं छोड़ के गया है, ये क्वेश्चन आ जाता है कि किन दो तरीके से सक्सेशन हो सकता है। तो सक्सेशन दो तरीके से हो सकता है, इंटरस्टेट हो सकता है यानी विल ही नहीं छोड़ कर गए हैं, और टेस्टेट हो सकता है कि यानी वो विल छोड़ कर गए हैं। फिर वही बात आ जाती है, विल होगी तो इंडियन सक्सेशन एक्ट आएगा, और अगर विल नहीं होगी तो हिंदू सक्सेशन एक्ट आएगा। यहां तक क्लियर है हम
ये सक्सेशन का एक पॉइंट हुआ, ठीक है। अब सक्सेशन कैसे होगा, दो तरीके तो हमने समझ लिए, टेस्टेट और इंटरस्टेट। लेकिन जो हिंदू सक्सेशन का कॉन्सेप्ट आया, क्या हिंदू सक्सेशन एक्ट ऐसे ही बन गया? कहीं से कुछ तो बैकग्राउंड लिया होगा ना। तो बैकग्राउंड लिया था मिताक्षरा और दयाभाग स्कूल। देखो अब मैंने आपको अच्छे से पढ़ाए थे, दोनों स्कूल हमारे अच्छे से क्लियर हुए थे। तो आपको ये याद होगा कि मिताक्षरा जो था वो ज़्यादा फॉलो किया जाता था लोगों के थ्रू। तो मिताक्षरा में जो एक आपके मान लीजिए रिलीजियस तरीके थे कि किस तरीके से प्रॉपर्टी का सक्सेशन किया जाएगा, कैसे जो बच्चे हैं या जो फैमिली है अपने माता पिता की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेंगे। तो मेजरली जो बना है ये दोनों का ही रोल रहा, मिताक्षरा का भी और दयाभाग का भी। दोनों ही स्कूल के सारे गाइडलाइंस लेकर ये हिंदू सक्सेशन एक्ट को तैयार किया गया। लेकिन अगर याद हो आपको, जब हमने स्कूल वाली क्लास की थी तो मैंने बताया था कि स्कूल रिजिड थे। अगर हम धर्मशास्त्र उठाएंगे और उनमें देखेंगे तो उसमें डॉटर के लिए कोई राइट नहीं था। मतलब पेरेंट्स की प्रॉपर्टी सक्सेशन में अगर जाएगी तो वो सिर्फ पुत्र को जाती थी, वहां पर पुत्री का कोई धन नहीं था इनहेरिटेंस में। तो इसी बेस को लेकर हिंदू सक्सेशन एक्ट बना। हिंदू सक्सेशन एक्ट की भी दो पिक्चर्स थी। हिंदू सक्सेशन एक्ट जो था, एक हुआ करता था 2005 से पहले पहले वाला, ठीक है। एक हिंदू सक्सेशन हुआ करता था 2005 से पहले, और एक फिर हुआ 2005 के बाद वाला जो आज आप पढ़ते हैं। तो जब ये बना था तो ये मिताक्षरा को, मान लीजिए अगर ऐसा कोई डाटा है नहीं कहीं, हम अपनी समझ के लिए मान रहे हैं, मान लीजिए 70% बेस था मिताक्षरा लॉस पे, तो 30% इसने कुछ दयाभाग से भी ले लिया था। और अभी हम समझेंगे कि कौन से स्कूल से क्या लिया था, कभी कभी आपसे पूछ लेता है। तो जब ये 70% उस पे और दयाभागा पे बेस था, तो आपको पता है कि फीमेल को तो राइट ही नहीं था, मैरिज में कंसेंट नहीं थी, सक्सेशन में कोई हिस्सा नहीं था फादर की प्रॉपर्टी में। तो ये उसी हिसाब का हिंदू सक्सेशन एक्ट तैयार हुआ था, बिल्कुल मिताक्षरा से। यानी बिफोर 2005 कोई भी राइट नहीं था कि फीमेल इनहेरिट कर सकती हैं प्रॉपर्टी। फिर एक मेजर अमेंडमेंट हुई 2005 में, और ये जो 2005 वाली अमेंडमेंट थी, इसने हिंदू सक्सेशन एक्ट की पिक्चर ही बदल दी। और ये एक लैंडमार्क और एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट थी, जिसमें फीमेल्स को राइट दिए गए, कोपाल्सनरी राइट दिए गए, और सारे जितने भी दिए जा सकते थे, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि सबसे ज़्यादा जब मिताक्षरा और दयाभागा को देखा गया तो ये समझ आया कि इन लॉज पर बेस्ड है, इन स्कूल्स पर बेस्ड है। तो अब क्या क्या चीज़ें थी कि मिताक्षरा और दयाभागा को लेकर इन्होंने क्या चेंजेस किए। फिर थोड़ा एक चेंज क्या आया कि इसको कम कर दिया और इसको ज़्यादा कर दिया। जब चेंज, तो फिर मान लीजिए 30-70 ऐसे हो गया होगा आफ्टर 2005। अब इसकी पिक्चर में क्या चेंज था, अब समझो कि मिताक्षरा, क्या अगर मान लो कि आप और मैं हैं और हम लोग एक 2005 से पहले के ज़माने में हैं, और हम दोनों पर हिंदू लॉ एप्लीकेबल होता है, और हम लोग मिताक्षरा हिंदू लॉ के अंदर आते हैं, ठीक है। हम क्या हैं, हम दो लोग हैं और हम हिंदूज हैं, और हम पर कौन सा होता है, मिताक्षरा से गवर्न होते हैं हम। अब हमारे बच्चे हमारी प्रॉपर्टी कैसे इनहेरिट करेंगे उसका सवाल। दो तरीके हैं मिताक्षरा में, और अभी हम 2005 से पहले जी रहे हैं, ठीक है। हमारी जो पोजीशन है अभी 2005 से पहले की है। तो दो तरीके मिताक्षरा हमें बताता है, एक है सर्वाइवरशिप का, एक सर्वाइवरशिप का बताता है, और एक बताता है सक्सेशन। ठीक, दो तरीके मिताक्षरा हमको प्रॉपर्टी इनहेरिट करने के बताता है। मिताक्षरा सर्वाइवरशिप के बारे में बताता है और सक्सेशन के बारे में बताता है। अब जब 2005 से पहले हैं हम लोग, और हमारे बच्चे प्रॉपर्टी इनहेरिट करेंगे, तो वो सर्वाइवरशिप से भी कर सकते हैं और सक्सेशन से भी कर सकते हैं। अब सर्वाइवरशिप में क्या फ़र्क है और सक्सेशन में क्या फ़र्क है, ये समझिए। और ये जितने पॉइंट्स में लिख रही हूँ ना, ये सभी प्री के क्वेश्चंस हैं।
तो आपको समझ आना चाहिए, आपको सबसे पहले इंडियन सक्सेशन एक्ट और हिंदू सक्सेशन एक्ट का फर्क पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कब आप हिंदू सक्सेशन एक्ट से गवर्न होंगे और कब आप इंडियन सक्सेशन एक्ट से गवर्न होंगे। ये डीजेएस में बहुत रिपीट होता है। और उसके बाद आपको समझ होनी चाहिए कि सर्वाइवरशिप और सक्सेशन में क्या फर्क है और किस तरीके से दोनों से ही प्रॉपर्टी इनहेरेंट की जाती है। समझ नहीं आ रहा है कुछ, देन यू कैन आस्क, और इससे बहुत ज्यादा वाइड एरिया करके अभी मत पढ़ना इसको, वरना इतना भी नहीं समझ पाओगे। देखो सर्वाइवरशिप क्या होगा, अब एक जॉइंट फैमिली क्या होती है, यहाँ पे हम बाद में वापस आते हैं। एक जॉइंट फैमिली समझो पहले। देखो अगर ये एक ग्रैंडफादर है हमारे, ठीक है, और ग्रैंडफादर के दो बच्चे, कौन कौन है इनका, मान लीजिए ग्रैंडफादर के दो बच्चे हैं, एक तो हमारे फादर हो गए और एक फिर हमारे अंकल हो गए, चाचा या ताया कोई भी, तो एक फादर है और एक अंकल है, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये जो फादर हैं तो उनके दो बच्चे या तीन बच्चे हैं, सन 1 सन 2, और दो ही मान लो, ज्यादा हो जाएगा, कोड पे जगह भी नहीं बचेगी, सन 1 और सन 2, ठीक है। और जो अंकल हैं उनके सन 3 और डॉटर 1। अभी एक साथ ही काउंट होता है, इसीलिए हमें इन्हें एक ही लाइन में लेकर चलना पड़ेगा। तो हमारे कौन है, ग्रैंडफादर हैं, ग्रैंडफादर के दो बच्चे हैं, एक खुद के हमारे फादर और एक अंकल, ठीक है। और फादर के कितने बच्चे हैं, सन 1 और सन 2, और अंकल के कितना है, सन 3 और डॉटर 1। डॉटर तो अब एक ही है, वहां डॉटर नहीं है। और यहाँ मैंने सन को 3 क्यों लिखा है, 1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जॉइंट फैमिली पढ़ रहे हैं हम। अभी नहीं लिखूंगी क्योंकि अभी ये जॉइंट फैमिली की वजह से नहीं पढ़ रहे हैं, तो इन तीनों को ही वहां काउंट किया जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि जो आपके ये सन 1 है, इनके दो बच्चे हो जाते हैं, ग्रैंडसन 1 और ग्रैंडसन 2, ठीक है। और यहाँ पे इनके ग्रैंडसन 3 हो जाता है। अब आप मुझे बताइए कि जो ये फैमिली है ये आपको समझ आ रही है। यहाँ पे क्या है, ग्रैंडफादर हैं, फादर हैं और अंकल हैं, यानी आपके दादाजी हैं घर में और पिताजी हैं और पिताजी के भाई हैं। आप वो चाचा कर लीजिए, ताया कर लीजिए, वो आपकी इच्छा है। फिर फादर के दो बेटे हैं और जो आपके चाचा जी हैं उनका एक बेटा और एक बेटी है। फिर आगे चल के ये जो फादर के बेटे थे, बड़े बेटे थे, उनको एक और दो ग्रैंडसन हुए, और यहाँ पे इनके बेटे को भी ग्रैंडसन है, ठीक है। अब ये है एक जॉइंट फैमिली। अब ये जो फैमिली है इसके अंदर अगर हम पढ़ेंगे अभी फिलहाल सर्वाइवरशिप का, तो सर्वाइवरशिप एक ऐसी चीज होती है कि जो जन्म लेते ही आपको मिल जाती है। अब काउंट करो इस फैमिली में कितने लोग हैं, एक ग्रैंडफादर, दो, तीन, एक, एक, दो, तीन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कितने लोग हैं टोटल इस फैमिली में, इस फैमिली में बैठ रहे हैं 10 लोग। अब जो ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी है वो कैसे मिलेगी, अगर आपके अभी भी कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं आप, अगर आप सर्वाइवरशिप फॉलो कर रहे हैं, तो आपकी फैमिली में कितने मेंबर बैठे हैं, अभी जो फैमिली हमने पढ़ी है उसमें 10 लोग बैठे हैं और प्रॉपर्टी कितनी है, एक। प्रॉपर्टी को तो एक यूनिट ही माना जाएगा ना, तो सारी प्रॉपर्टी को इकट्ठा कर लिया जाता है। अब वो एक प्रॉपर्टी बची, अब 10 लोग हैं फैमिली में, तो 10 लोगों का किसी का शेयर कम किसी का ज्यादा नहीं होता। सर्वाइवरशिप होती है जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी के लिए। और जॉइंट फैमिली कौन है आपकी, ये है पूरी, ये जॉइंट फैमिली है और इसमें 10 लोग हैं। तो अभी अगर आप सर्वाइवरशिप पर आ जाते हैं तो इन 10 लोगों में से किस किस का हिस्सा बनेगा। पहली बात तो जब हम सर्वाइवरशिप पढ़ रहे हैं तो आप इनको पिक्चर से निकालेंगे, अभी डॉटर के पास राइट नहीं है, तो आपकी जॉइंट फैमिली में अभी कौन कौन बचा है, सिर्फ ग्रैंडफादर, फादर और अंकल, उनके दो बेटे, उनके दो बेटे और ये। तो अब आपके पास कितने लोग हैं, 9 लोग हैं। किसके हिसाब से, सर्वाइवरशिप के। अब जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में हमारे पास कितने लोग आ चुके हैं, तो अब सभी लोगों का ना इक्वल शेयर होता है। एक जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी और सक्सेसर सर्वाइवरशिप में आप याद रखना इक्वल शेयर। every member of
जॉइंट हिंदू फैमिली। ठीक है, तो जॉइंट सर्वाइवरशिप किस पे होती है? जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी पे होती है, और इक्वल शेयर ऑफ एवरी मेंबर ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली। जितने 9 लोग हैं ना, 9 के 9 को बराबर शेयर मिलेगा। अब ये जो 9 लोग हैं जिनको हमें हिस्सा देना है, कौन कौन है ये 9 लोग? आपके इनकी तो डेथ ही हो गई, तो अब हिस्से के लिए जॉइंट फैमिली में 9 लोग थे, लेकिन अब हिस्से के लिए कौन बचा हमारे पास? हिस्से के लिए एक बचे हैं फादर, एक बचे हैं अंकल, और फिर इनके 2 बेटे हैं और इनके एक बेटा है, फिर ग्रैंडसन है, और फिर इनका भी एक ग्रैंडसन है। तो अब हमारे पास इनको भी हमने काट दिया, उनकी हो गई है डेथ, ये 2 लोग और चले गए। तो अब सरवाइव कौन कर रहे हैं? इनकी डेथ हो गई है तो ये सर्वाइवरशिप से तो हट गए, इन्हीं की ही तो प्रॉपर्टी बटेगी। डॉटर को हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम लोग 2005 से पहले हैं। तो अब हमारे पास आ चुके हैं 8 लोग। तो जब इक्वल शेयर मिलेगा सभी लोगों को प्रॉपर्टी में, तो अब शेयर का काउंट क्या बना? 1/8। 1/8 शेयर इन 8 लोगों को मिलेगा। 1/8 हिस्सा इनका है, 1/8 इनका है, 1/8 इनका है, 1/8 इनका है। नो मैटर इनकी एज क्या है, नो मैटर, नथिंग मैटर्स। ये ऐसे ट्रीट होती है। इनको नहीं किया, ये मेरे सर्कल में आ गए, सॉरी। ये ना ऐसे ट्रीट होती है। ठीक है, ये जॉइंट फैमिली इस तरह ट्रीट होती है। 8 लोग हैं तो हर इंसान का 1/8 शेयर हो गया प्रॉपर्टी में। यहाँ जाओ, तो सर्वाइवरशिप क्या होती है? जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी के लिए होती है, और सभी मेंबर का इक्वल शेयर होता है। ठीक है, किसी का कम नहीं, किसी का ज्यादा नहीं। इसी को कहते हैं, अब ये प्री का सवाल है, इसको कहते हैं पर कैपिटा डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये जो इक्वल शेयर वाली बात बताई है, इसी को कहते हैं पर कैपिटा डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? तो ये थी सर्वाइवरशिप। अभी हम कहाँ हैं? अभी हम एक ऐसी जगह पर हैं जहाँ पे हम लोग, अभी 2005 नहीं आया है आपका, फिर कोई भी ईयर हो सकता है ये। ठीक है, और हम लोग कौन से लॉ से गवर्न होते हैं? हम लोग मिताक्षरा लॉ से गवर्न होते हैं। तो सर्वाइवरशिप में एक जॉइंट फैमिली है जिसमें ग्रैंडफादर की डेथ हो गई है, डॉटर हम इंक्लूड करेंगे नहीं। फिर ये 8 लोग बचे हैं, तो जो भी प्रॉपर्टी ग्रैंडफादर छोड़कर गए हैं, 8 लोग हैं, तो 8 के 8 में इक्वली डिवाइड होगी। ना तो किसी का कम है ना किसी का ज्यादा है। जब इनकी डेथ हो जाएगी ग्रैंडफादर की, तो 8 के 8 लोगों को इक्वल शेयर मिल जाएगा। बताओ यहाँ तक क्लियर हो? फिर सक्सेशन पे आऊंगी। सर्वाइवरशिप समझ में आया है? यू कैन आस्क, अगर सर्वाइवरशिप समझने में कोई दिक्कत है तो जल्दी बताओ। सॉरी, सर्वाइवरशिप तक क्लियर है हम? किसी को भी सर्वाइवरशिप समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है? ओके, शुभांग, तथागत, देखो यू कैन आस्क, अगर सर्वाइवरशिप समझ नहीं आया है प्लीज, ये चीजें आगे जाएंगी और अब एग्जाम आ रहे हैं, एग्जाम में भी आएगी। ओके गिनी पारुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सर्वाइवरशिप हमें समझ में आ गया, और अभी हम 2005 से पहले जी रहे हैं, और हम लोग किससे गवर्न होते हैं? मिताक्षरा लॉ से गवर्न होते हैं। अब आ जाते हैं सक्सेशन पे। तो सक्सेशन बिल्कुल इससे उल्टा कर दीजिए, सेपरेट इंडिविजुअल प्रॉपर्टी। दिल्ली एबीवी तो कैंसिल हो गया, पढ़ाई कहाँ कैंसिल होती है? डीजेएस के एग्जाम की बात कर रही हूँ मैं, वो तो होने दीजिए। मैंने वैसे देखा नहीं, पता नहीं मुझे इस बारे में कैंसिल हुआ है या नहीं। आपने फॉर्म फिल कर दिया था क्या? मुझे आइडिया नहीं है एग्जाम का। चलिए अब हम आ जाते हैं सक्सेशन पे। अब सक्सेशन पे हम देखेंगे कि जो प्रॉपर्टी है वो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी। अब इंडिविजुअल कैसे, अभी समझाऊंगी। ठीक है, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी। और दूसरी बात, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी कैसे सेपरेट होनी चाहिए, और वो आपको कब मिलेगी? डेथ। जब आपके ग्रैंडफादर की डेथ हो जाएगी तब प्रॉपर्टी। अब आ जाता है इंडिविजुअल प्रॉपर्टी का क्या मतलब है यहाँ पे।
सेम फैमिली है, इसमें से बहुत सारी चीज़ें इरेज करनी है तो दोबारा ही बना लेते हैं फैमिली। तो कौन लोग थे हमारी फैमिली में? ग्रैंडफादर थे, डेथ हो गई इनकी, इनके एक बेटे थे जो कि फादर हैं, और इनके एक बेटे थे जो कि अंकल थे, सॉरी। अब एक पॉइंट ये है कि फादर की भी वाइफ तो होंगी ही ना, और अंकल की भी वाइफ होंगी, वो तो हमारे पिछले चार्ट में भी होनी चाहिए थी, लेकिन उनका कोई हिस्सा नहीं बनता है, बट शी इज़ अ पार्ट ऑफ द फैमिली इफ शी इज़ अलाइव। ठीक है, फिलहाल हम इंडिविजुअल समझ रहे हैं, इंडिविजुअल पर आइए। इनकी वाइफ है। अब मान लीजिए कि इनके दो बेटे हैं। कौन कौन है इनके? दो बेटे, एक सन 1 है और एक सन 2 है, और इनका अगेन हम एक ही बेटा रखते हैं और एक बेटी रख लेते हैं। ठीक, फिर इनको भी ग्रैंडसन है, ये ग्रैंडसन 1 है, और एक इससे कर लो, किसी भी कर लो, और ग्रैंडसन 2 है, और यहाँ इनको एक ग्रैंडसन 3 हो गया है, क्योंकि पूरे फैमिली का है तो ग्रैंडसन 3 माना जाएगा। अब क्या होता है ना कि जब इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, अगर इसको आप जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी ट्रीट करोगे तो अब जॉइंट फैमिली में यानी आप सर्वाइवरशिप में कितने लोग काउंट करोगे? देखो डॉटर तो काउंट होगी नहीं, सर्वाइवरशिप दोबारा समझ रहे हैं हम, डॉटर तो नहीं काउंट होगी, इनकी हो चुकी है डेथ, बचा कौन? 1 2, वाइफ काउंट करो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में अभी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इस फैमिली में कितने लोग हैं? 10, तो 1/10 शेयर चला जाएगा। चलो, लेकिन अब हम सर्वाइवरशिप नहीं पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं सक्सेशन। तो सक्सेशन भी 2005 से पहले वाला, सक्सेशन भी हम आज का सक्सेशन नहीं पढ़ रहे हैं, 2005 से पहले वाला पढ़ रहे हैं। तो अब जो सर्वाइवरशिप में हो रहा था, तो सर्वाइवरशिप में ऐसे ट्रीट हो रहा था, फादर की वाइफ भी उसी में आ रही थी, अंकल की वाइफ भी उसी में आ रही थी, लेकिन डॉटर नहीं आ रही थी, ये जहां वाइफ होंगी ये वहां चली जाएंगी। ठीक है, तो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में तो ऐसे ट्रीट हो रहा था, लेकिन अब सर्वाइवरशिप में जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में ऐसे ट्रीट हो रहा था। अब हम पढ़ रहे हैं सक्सेशन यानी इंडिविजुअल। तो अब ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी में क्या 1/10 शेयर होगा? आंसर इज नो। अब एक एक इंडिविजुअल को नहीं ट्रीट किया जाता सक्सेशन में, सक्सेशन में ना इसको एक स्ट्रीक माना जाता है और इसको एक स्ट्रीक माना जाता है अलग, और इनको हटा दिया जाता है। तो ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी के कितने लोग हैं फैमिली में जिन्हें हिस्सा मिल सकता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लोग हैं। अगर हम इसको सर्वाइवरशिप से पढ़ेंगे तो सर्वाइवरशिप से 1/8 बट रही है प्रॉपर्टी, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं इसको सक्सेशन से, तो हर इंडिविजुअल को शेयर नहीं मिलेगा, इनकी फादर की फैमिली को एक स्ट्रीक मानी जाएगी, अब उसमें इनकी बीवी आती है, इनके बच्चे आते हैं, इनके बच्चों के बच्चे आते हैं, और अंकल की फैमिली को अलग एक स्ट्रीक माना जाएगा, तो उसमें अंकल की वाइफ आती है, अंकल के बच्चे आते हैं, अंकल की डॉटर नहीं आती हैं। ठीक है, तो ये है सक्सेशन। तो जो अब ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी है उसका 1/10 हिस्सा ना होकर ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी का हिस्सा होगा 1/2, आधा इनका आधा इनका, यानी आधा फादर का आधा अंकल का। अब ये अपने आधे आधे शेयर में से इनके चाहे जितने भी बच्चे हो रहे हैं, ये आधे में से अपने को बांट लेंगे, आधे में से अपने को बांट लेंगे। ठीक है, पहले क्या हो रहा था ना कि अब यहाँ पे अगर फादर की वाइफ और अंकल की वाइफ भी मान लें हम, तो यहाँ पे 10 लोग बैठ रहे हैं, तो अगर ग्रैंडफादर के 10 करोड़ रुपए थे ना, तो सभी लोगों के हिस्से में कितना आ रहा था? 1-1 करोड़ रुपया आ रहा था। समझ रहे हो? किसमें? सर्वाइवरशिप में। तो इनके तो बच्चे कम हैं, इनके बच्चे ज्यादा है, ज्यादा पैसा तो इन्हीं की फैमिली के पास चला गया, ये भी एक फैक्ट समझ आ रहा है, क्योंकि फादर के तो 2 खुद के बेटे हैं, 2 ग्रैंडसन है, 4 लोग हो गए, अंकल के तो खुद का भी एक ही बेटा है और ग्रैंडसन भी एक ही है, लेकिन यहाँ पे इंडिविजुअल काउंट हो रहे थे जॉइंट फैमिली के हिसाब से सर्वाइवरशिप में, तो यहाँ पे 1/10 का मतलब क्या था? 1-1 करोड़ सब में बढ़ जाता। लेकिन सक्सेशन में क्या होगा? अब अगर ग्रैंडफादर के 10 करोड़ है ना, तो 5 करोड़ इन्हें दे दिए जाएंगे और 5 करोड़ इन्हें दे दिए जाएंगे, और
अब इनसे कहा जाएगा बांट दो अपने बच्चों में इक्वली, और इनसे कहा जाएगा बांट दो अपने बच्चों में इक्वली, और खुद भी रख लो। ये होता है सक्सेशन। सक्सेशन में एक एक इंडिविजुअल नहीं गिना जाता, ये पर्टिकुलर आदमी अपने बच्चे देखेगा, ये सिर्फ अपने बच्चों को देखेगा कि मेरे 2 बेटे हैं, और ये अपने दोनों बेटों को अपनी 10 करोड़ की प्रॉपर्टी में से 5-5 दे देगा। अब उनके कितने भी बच्चे हैं, उनके कितने भी ग्रैंडसन हैं, वो इनके फादर के शेयर के हिसाब से इनको जाएगा, ना कि सबको इंडिविजुअली ट्रीट किया जाएगा। बताओ सक्सेशन क्लियर है या नहीं? ब्रांचेस बना दी जाती हैं इसमें, ग्रैंडफादर की 2 ब्रांच बन गई, एक फादर और एक अंकल। और अगर कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क, प्लीज इसको मतलब हवा में नहीं लेना, नहीं समझ आ रहा है तो पूछ लो। यहां तक क्लियर हो? सर्वाइवरशिप में इंडिविजुअल का हिस्सा होता है, एक एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को उठा के 1-1 करोड़ दिया गया जब 10 करोड़ की प्रॉपर्टी थी और 10 लोग थे। जबकि सक्सेशन में क्या माना हमने, ग्रैंडफादर के 2 बच्चे, 2 बेटे बस, फादर और अंकल। अब फादर की फैमिली एक ब्रांच और अंकल की फैमिली एक ब्रांच, 5-5 करोड़ लो अपने बच्चों में, पोतों में, सब में बांटो, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, ये होता है सक्सेशन, इसमें ब्रांचेस बना ली जाती हैं। तो कल अगर हम अपने बच्चों को प्रॉपर्टी देंगे ना, तो ग्रैंडसन ग्रेट ग्रैंडसन का हिस्सा हम नहीं निकालेंगे, हमें सिर्फ देखना पड़ेगा कि हमारे कितने बच्चे हैं। 2 बेटे हैं तो अगर 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो दोनों को जाएगा। हाँ, आफ्टर डेथ ही तो है। ग्रैंडफादर पे क्रॉस लग तो रहा है भाई, हो तो गई है उनकी डेथ शुभांग। स्केलेटन नहीं ड्रॉ कर पाऊंगी मैं, डेथ ही है। ध्यान से सुनो बात, ठीक है? अब बताओ सभी लोग क्लियर हो? सर्वाइवरशिप भी समझ आता है और सक्सेशन भी समझ आता है अभी तक? सर्वाइवरशिप और सक्सेशन दोनों क्लियर है। अब बताओ शुभांग, क्लियर हो? ग्रैंडफादर की डेथ हो गई तभी तो प्रॉपर्टी बढ़ रही, क्यों जिंदा इंसान से पैसे छीनने पर लगे हो? टेल मी, क्लियर हो यहां तक? किसी को भी डाउट है तो यू कैन आस्क। शुभांग, आर यू क्लियर नाउ? डेथ के बाद प्रॉपर्टी बढ़ रही है। ओके, चलिए पार्लो शुभांग, आगे बढ़ते हैं। तो अब एक बात बताओ, जब आज के टाइम पे ना, अब एक बात ध्यान रखो, ये आज के टाइम पे सर्वाइवरशिप नहीं है, हम लोग मिताक्षरा से गवर्न हो रहे हैं और 2005 से पहले हैं। तो हमारे पास 2 ऑप्शन थे, एक था प्रॉपर्टी को सर्वाइवरशिप के हिसाब से दे दो और एक सक्सेशन के हिसाब से दे दो। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है आपके बच्चे खुद रख के बैठ जाएंगे, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन और ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन का हिस्सा है, लेकिन वो आपके जितनी एक ब्रांच को मिला है ना उसके ही हिसाब से बटेगा। आप अपने बच्चों को एक एक ब्रांच ट्रीट करके दे दोगे, लेकिन वो बच्चों का फर्ज बनता है फिर कि अपने खुद के बच्चों को भी, आप समझो कि इनका 5-5 करोड़ आया है, लेकिन इनको मिलेगा इस 5 करोड़ में से। ऐसा नहीं है कि इनको दे दिया, ये दे या नहीं दे, ऐसा नहीं होता है। हो तो सक्सेशन ही रहा है, दादाजी की ही प्रॉपर्टी बट रही है, लेकिन बट ब्रांच के हिसाब से रही है, एक एक को गिन के ना देके कि ये इस ब्रांच के बच्चे हैं, इस फादर की, और ये अंकल की ब्रांच के बच्चे हैं। तो यहाँ फादर और अंकल को जो 5-5 करोड़ मिला है, अब इनके देखो कितने लोग बैठे हैं, एक अंकल खुद हैं, एक अंकल की वाइफ है, और एक अंकल का बेटा है, और एक अंकल का ग्रैंडसन है। कितने लोग हैं अंकल की फैमिली में? 1 2 3 4। अंकल को कितने पैसे मिले हैं? 5 करोड़। 5 करोड़ के 4 हिस्से होंगे, और जिसके हिस्से में जितना आएगा वो इन लोगों में बटेगा। दूसरी तरफ जो फादर की फैमिली है उसमें कितने लोग हैं? एक फादर, उनकी वाइफ, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे 5 करोड़ के ना 6 हिस्से होंगे, जितना जिसके हिस्से में आएगा उसको बटेगा। ऐसा नहीं है फादर और अंकल खुद रख कर बैठ जाएंगे, मिल ब्रांच के हिसाब से रहा है, लेकिन राइट सबका है। फिर अंदर का जो डिवीजन है वो उनके खुद के लोगों के हिसाब से हो जाएगा। ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी में से आप इक्वली नहीं उठाओगे, ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी में से ब्रांच के हिसाब से आएगा, फिर अपने बच्चों पोतों को खुद आप दोगे। बताओ जतिन, क्लियर? जतिन, टेल मी, क्लियर?
अब तो किसी को कंफ्यूजन नहीं है, चलिए। हाँ, तो फादर और चाचा जी लेकर नहीं बैठ जाएंगे, बच्चों को देना है, लेकिन वो देखना पड़ेगा कि आपकी फैमिली पे कितना आया। आपकी फैमिली के पास जितना भी आया है आप उसमें से अपने बच्चों और ग्रैंड चिल्ड्रन को बांट दो, चीटिंग नहीं, ठीक है। तो ये हुआ आपका सर्वाइवरशिप और सक्सेशन। तो अब कान खोल के एक बात याद रखो एग्जाम के लिए, सर्वाइवरशिप अब नहीं होती है, और मुझे कोई ऐसा कलर नहीं मिल रहा है जो इस पे अलग से दिखे। तो एक बात ध्यान रखो कि सर्वाइवरशिप अब नहीं है, ये एग्जिस्ट नहीं करती। अब आपको प्रॉपर्टी किसके हिसाब से मिलती है? अब आपको प्रॉपर्टी मिलती है सक्सेशन के हिसाब से। अब सक्सेशन एग्जिस्ट करता है, यानी अब सक्सेशन को हम एक बार और देखें कि एक फैमिली बनाते हैं। ग्रैंडफादर, शुभांग ग्रैंडफादर की डेथ हो गई है, क्रॉस लगा रही हूं मैं। ग्रैंडफादर और इनकी हो चुकी है डेथ। ग्रैंडफादर के एक हमारे फादर थे, एक अंकल थे और एक दूसरे अंकल थे, ठीक है, अंकल 1 अंकल 2। फादर के कितने बच्चे थे? फादर के बच्चे थे, फादर का एक, अभी हम डॉटर नहीं लिख रहे हैं क्योंकि अभी 2005 नहीं आया है, तो हमें उसको पैसे ही नहीं देने, तो हम लिख नहीं रहे, फिर यहाँ पे क्रॉस लगाना पड़ेगा वरना, ठीक है। सन 1 सन 2, और अंकल के सन 3 और सन 4, और दूसरे वाले अंकल के हमारे सन 5 था, ठीक है, 5 बच्चे। सन 5 के ग्रैंडसन, इनके एक ग्रैंडसन था, इनको एक ग्रैंडसन था और इनको एक ग्रैंडसन था, ठीक है। ये हो गई प्रॉपर्टी। अब हमारे जो ग्रैंडफादर थे उनकी मान लीजिए एक छोटा अमाउंट रखते हैं, 30,000 रुपए थे उनकी प्रॉपर्टी में। अब ग्रैंडफादर की डेथ के बाद 30,000 क्या एक एक इंडिविजुअल में ऐसे बटेंगे, 1 2 3, चलो इनकी वाइफ्स भी बनाते हैं। वाइफ 1, अंकल की वाइफ, पापा की वाइफ और दूसरे अंकल की वाइफ, ठीक है, तो 3 वाइफ्स हो गई। अब किनकी डेथ? ग्रैंडफादर की डेथ के बाद अगर सर्वाइवरशिप आज होती तो कैसे बटते? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 30,000 रुपए 14 लोगों में बटते अगर सर्वाइवरशिप होती तो। इन 14 लोगों को ये पैसे दिए जाते, लेकिन थैंकफुली, और किसी के हिस्से में कुछ नहीं आता, सबका नुकसान हो जाता है, जिसकी फैमिली बड़ी है सारे पैसे उसके पास चले जाते, लेकिन थैंकफुली अब हमें ऐसे तो नहीं बांटना है, अब हमें करना है सक्सेशन। तो सक्सेशन कैसे होगा? ये आपके फादर, ये अंकल और ये आपके दूसरे अंकल, और ये वाइफ लिखा हुआ अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे, ठीक है। तो अब क्या कैसे दिए जाएंगे 30,000 रुपए? फादर ब्रांच 1, ठीक, अंकल ब्रांच 2, दूसरे अंकल ब्रांच 3। तो इंडिविजुअली ना बट के ब्रांच 1 को जाएंगे 10,000, ब्रांच 2 को जाएंगे 10,000 और ब्रांच 3 को अगेन जाएंगे 10,000। 30,000 रुपये बट गए। अब फादर का क्या कर्तव्य है कि फादर अपना हिस्सा रखेंगे, इन 10,000 में से वाइफ का रखेंगे। कितने लोग हैं हमारे फादर की फैमिली में? 1 2 3 4 5, 5 लोग हैं। तो ये जो 10,000 रुपए हैं आपके, ये 5 लोगों में बटेंगे, सबके पास 2-2 हजार रुपए आ जाएंगे। क्लियर? अब अंकल की फैमिली में देखते हैं कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5, सेम 5 लोग हैं, इनके भी 2-2 हजार सबके हिस्से में आ जाएंगे। मिल किस हिसाब से रहा है आपको? ब्रांच के हिसाब से मिल रहा है, लेकिन बटेगा सब में, इंडिविजुअली नहीं करके बांट रहे हैं। और अंकल के दूसरे अंकल की फैमिली में कितने लोग हैं? 1 2 3 4। तो अब जब दूसरे वाले अंकल की फैमिली में सिर्फ 4 लोग हैं, तो यहाँ पे सबको 2,500 मिल गए। ऑल राइट, तो इनकी फैमिली में इंडिविजुअल को 2,500 क्यों आया? क्योंकि इनकी फैमिली में मेंबर कम थे, सिंपल सी बात है। ऐसा तो नहीं है कि अंकल 2 के साथ कुछ ज्यादा इनको फेवर किया गया, बिल्कुल नहीं, ब्रांच के हिसाब से ट्रीट किया गया है। ये होता है सक्सेशन, ठीक है। जो प्रॉपर्टी इनहेरेंट करते हैं, ये तरीका है मिताक्षरा के हिसाब से जो सक्सेशन का है, लेकिन जो 2005 से पहले तक का था। मुझे बताओ यहाँ तक क्लियर हो, समझ आया सक्सेशन क्या है,
कैसे पैसे दिए जा रहे हैं, क्या हो रहा है। बताओ जल्दी, समझ आया? शुभांग, अभी डॉटर को तो कुछ मिल नहीं रहा है, आप डॉटर इन लॉ को भी दिला दो। फिलहाल एक काम करो कि जितना जितना लिखा है उतना समझो, मैं आगे बताती चलूंगी, आगे डॉटर भी काउंट करा रही हूँ, डॉटर इन लॉ भी काउंट होगी, रुक तो जाओ। जितना जितना चल रहा है अभी उतना ही लो, इतना जंप करोगे ना तो फिर वही बात है, उसी चीज पे रह जाओगे कि सक्सेशन समझ में नहीं आता है, तो हम उस जगह ना पहुंचे इसीलिए। और मैंने तो देखो बोर्ड पे डाल दिया था कि पोजीशन 2005 से पहले की है, तो 2005 से पहले आपको सिर्फ इतना कंसिडर करके चलना है, ठीक। अब आ जाते हैं जो शुभांग का सवाल है और थोड़ी देर पहले जतिन का सवाल था, उस सवाल पे आप अब आएंगे। अब यहाँ पे एक चीज मान लो कि अगर एक वाइफ है, अंकल 1 है, अंकल 2 है, लेकिन अगर ऐसा होता ना, 2005 से पहले की पोजीशन है, देखो जितना समझा रही हूँ मेरे साथ साथ सिर्फ उतना देखते चलोगे ना तो स्टेप बाय स्टेप चीजें क्लियर होंगी, और अपने हिसाब से नाम जोड़ते चलोगे तो फिर ना मैस में फंस जाओगे। क्लियर एक एक चीज करेंगे, लेकिन जितना समझाया जा रहा है सिर्फ एक बारी में उतना क्लियर कर लो, क्योंकि बहुत टफ पड़ जाएगा, फिर आप सब भूल जाओगे और मेरी मेहनत खराब हो जाएगी, आपसे एमसीक्यू भी नहीं होंगे। तो अभी फिलहाल हमारी फैमिली में इतने ही लोग हैं, इतने को ही कंसिडर करो। बिफोर 2005 वाली पोजीशन है, सिर्फ ये लोग हैं, इनको हिस्सा मिल रहा है। आप सिर्फ इतना समझो कि सक्सेशन हो कैसे रहा है। मैं यहाँ पे डॉटर या डॉटर इन लॉ समझाना मेरा पॉइंट ही नहीं है, मेरा पॉइंट है आपको ये समझाना कि ब्रांच के हिसाब से बढ़ते हैं पैसे, ना कि एक एक इंडिविजुअल को गिन के। पूरा स्क्रीन का कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है आपको ये समझाने का कि अगर सर्वाइवरशिप होती तो एक एक आदमी गिना जाता। कितने लोग बैठ रहे हैं, 1 2 3 4 5 इसमें, 5 इसमें, 10 4 14 लोग बैठ रहे हैं। सर्वाइवरशिप होती तो 30,000 में से 14 हिस्से किए जाते, लेकिन सर्वाइवरशिप नहीं है, सक्सेशन है। तो सक्सेशन में 30,000 में से 14 हिस्से नहीं करे जाएंगे, 30,000 में से सिर्फ 3 हिस्से करे जाएंगे ब्रांच के हिसाब से। फिलहाल मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाहती हूँ, ना तो मैं आपसे अभी डॉटर के बारे में बात करूंगी, ना ही डॉटर इन लॉ के बारे में, ठीक है। सर्वाइवरशिप और सक्सेशन का फर्क समझ आया? सर्वाइवरशिप और सक्सेशन के फर्क में कोई दिक्कत है अभी तक? तो यू कैन आस्क, बिल्कुल पूछो अगर सर्वाइवरशिप और सक्सेशन के डिफरेंस में दिक्कत है तो। डीजेएस यानी दिल्ली जुडिशियल सर्विस की बात कर रही हूँ, एपीपी का मुझे कोई आइडिया नहीं है फिलहाल, और मैंने सिलेबस भी नहीं देखा तो मुझे पता नहीं है पर्सनल लॉ आता है या नहीं उसमें। तो उसमें डीजेएस में जो पर्सनल लॉ आता है ना, उसमें सर्वाइवरशिप और सक्सेशन पे क्वेश्चन आता है। तो सर्वाइवरशिप आज अगर होता, मिताक्षरा बात करता है, दया भागा नहीं बात करता। मैंने यहाँ पे जो लिखा है मिताक्षरा लिखा है, आपसे भी अगर पूछेगा कि सर्वाइवरशिप की बात करता कौन था, मिताक्षरा या दया भागा, तो हम किस में पढ़ रहे हैं सर्वाइवरशिप? मिताक्षरा में पढ़ रहे हैं, दया भागा में नहीं पढ़ रहे हैं। आपको याद होगा मैंने फिर चीजें उलट दी थी कि दया भागा ज्यादा फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो मिताक्षरा सर्वाइवरशिप की बात करता है और सक्सेशन की बात करता है। सर्वाइवरशिप होती है तो एक एक इंसान अलग गिना जाता है, सक्सेशन होता है तो सिर्फ ब्रांच गिनी जाती है। अब मुझे लगता है कि हम लोगों को सर्वाइवरशिप और सक्सेशन समझ आ चुका है। अब आप लोगों के क्वेश्चन डॉटर इन लॉ पे हम वापस आते हैं। पहले अब हमें क्या क्या समझा है? हमने समझा है कि इंडियन सक्सेशन एक्ट और हिंदू सक्सेशन एक्ट में क्या फर्क है, इंडियन सक्सेशन एक्ट कब पिक्चर में आएगा और हिंदू सक्सेशन एक्ट कब पिक्चर में आएगा, क्लियर हो। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट बना है, इंडियन सक्सेशन एक्ट तो हम ऑफ कोर्स नहीं पढ़ रहे हैं तो उसमें उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। हिंदू सक्सेशन एक्ट जो बना है वो मिताक्षरा और दया भागा के हिसाब से बना है। पहले बहुत ज्यादा मिताक्षरा पे था, बहुत बिल्कुल सारा डिपेंड, और दया भागा पे कम था। लेकिन आज के टाइम पे हम देखते हैं कि दया भागा की पोजीशन ज्यादा देखी जाती है, ये भी हम लोगों के लिए क्लियर है। फिर हमने देखा कि मिताक्षरा 2 तरीके की बातें करता था और अभी हम 2005 से पहले जी रहे हैं। तो क्या बात करता था मिताक्षरा कहता था कि या तो प्रॉपर्टी आप सर्वाइवरशिप से ले लो या सक्सेशन से ले लो। उसने दोनों ही चीजें अपने अंदर मेंशन कर रखी थी। सर्वाइवरशिप में एक एक इंडिविजुअल गिना जाता था, 30,000 की प्रॉपर्टी, 30,000 के 14 हिस्से होंगे अगर जॉइंट फैमिली में 14 लोग हैं तो,
लेकिन सक्सेशनशिप ऑन दी अदर हैंड ये कहता था कि 3 बच्चे हैं ग्रैंडफादर के और उनकी ब्रांच से बच्चे हैं, फिर तो 30,000 के 14 नहीं 3 हिस्से होंगे। 3 हिस्सों में फादर को दे दो, अंकल को दे दो, दूसरे अंकल को दे दो। फिर उनकी जिम्मेदारी है कि अपने खुद के बच्चों में, पोतों में वो बांट लेंगे उस पैसे को, और उन्हें बांटना है। उन्हें ये नहीं कहा गया था कि चलो कोई नहीं आप रख लो अकेले, ऐसा नहीं था। तो हम यहाँ तक ये समझकर आ गए हैं। अब बात आते हैं कि अब हमें इसमें क्या पसंद नहीं आ रहा है। देखो, दया भागा मिताक्षरा सब अपनी जगह ठीक है, हमें ये पसंद नहीं आ रहा है कि अगर यहाँ पे हमारे दादाजी के जैसे फादर एक बच्चा था, अंकल थे, दूसरे अंकल थे, अगर इनकी एक बेटी भी होती आंट, तो भी इनको कुछ नहीं दिया जाता। तब भी ग्रैंडफादर की ब्रांच में सिर्फ फादर आते, अंकल आते और दूसरे अंकल आते। आंट का कोई हिस्सा नहीं बनता था यहाँ पर। और अब हम समझते हैं जॉइंट फैमिली क्या होती है, और जॉइंट फैमिली में डॉटर इन लॉ की पोजीशन क्या होती है। ठीक है, तो अब स्टेप बाय स्टेप इसलिए लेना जरूरी था। आपने ये देखा, ये जो आंट है ये ग्रैंडफादर के घर की डॉटर है ना, लेकिन क्या इनको यहाँ हिस्सा मिल रहा है? आंसर इज, जो आंट है वो ग्रैंडफादर के घर की बेटी हैं। क्या है? बेटी हैं। और फिर आंट को ही नहीं हिस्सा मिला तो आंट के बच्चों को तो तब मिलेगा, बच्चों पे तो जाना ही बेकार है। तो जब ये इस घर की बेटी हैं और इनको इस घर में हिस्सा नहीं मिल रहा है, तो अब क्या? फिर क्या इनका कहीं भी हिस्सा नहीं है? तो वो समझो कि इनका हिस्सा कहाँ है। जॉइंट फैमिली पढ़ते हैं अब, अभी तक हम फैमिली पर आ ही नहीं रहे थे। अभी तक सर्वाइवरशिप और सक्सेशन का फर्क समझ रहे थे, उसको वहीं तक रखो। अब आते हैं हम जॉइंट फैमिली। क्या होती है जॉइंट फैमिली? ग्रैंडफादर, ठीक है, ग्रैंडफादर हैं और ग्रैंडफादर के मान लीजिए एक फादर हो गए हमारे और एक अंकल हो गए, ये 2 बच्चे हैं। अभी थोड़ी देर के लिए आंट भूल जाओ, सिर्फ समझ लो कि जॉइंट फैमिली क्या है। ठीक है, अब जब फादर हैं तो फादर की वाइफ भी होंगी, और अंकल की भी शादी हो चुकी है तो अंकल की भी वाइफ है। अब हमारे फादर के 2 बच्चे, सन 1 और सन 2, जिसमें कि इनकी शादी हो चुकी है सन 1 की, जिसकी एक डॉटर इन लॉ है। ठीक, अब इनके बच्चे भी हैं, ग्रैंडसन 1 और ग्रैंडसन 2। इनकी शादी नहीं हुई है अभी, जो दूसरे बेटे हैं। अंकल के क्या है ना, अंकल को एक सन है और अंकल की एक डॉटर है, और जो अंकल का बेटा है उसकी शादी मत कराओ, बहुत बड़ी फैमिली हो जाएगी, आगे समझने में दिक्कत होगी। तो ये कुछ लोग हैं। तो अब अगर हम ग्रैंडफादर के हिसाब से देखें, और अभी ग्रैंडफादर जिंदा है, जब क्रॉस लगेगा तब इनकी डेथ होगी, तो अभी अगर हम ग्रैंडफादर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये एक जॉइंट फैमिली की पिक्चर है आपके सामने। और जॉइंट फैमिली में ये कब तक है यहाँ पे डॉटर? अभी तो ये डॉटर इसमें है, ये इस जॉइंट फैमिली का हिस्सा तब तक है जब तक ये अनमैरिड रहेंगी। जब तक ये अनमैरिड रहेंगी तब तक ये इस फैमिली का हिस्सा है। और लेट्स सपोज कि हमारे एक आंट भी होती, तो आंट का भी सेम कॉन्सेप्ट है, वो जॉइंट फैमिली का हिस्सा कब तक रहेंगी? जब तक वो अनमैरिड है। जैसे ही उनकी शादी हो जाएगी तो वो किसी और की फैमिली की डॉटर इन लॉ बन जाएंगी और यहां से उनको हटा दिया जाएगा। तो आंट हुई या डॉटर हुई या पोती भी हुई, कब तक वो जॉइंट फैमिली का हिस्सा मानी जाएंगी इनकी, इस ग्रैंडफादर की? जब तक वो शादी नहीं करती हैं। मैं अपने पिता की जॉइंट फैमिली का हिस्सा तब तक हूं जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती है। जब मेरी शादी हो जाएगी तो फिर मैं अपने पिताजी की जॉइंट फैमिली का हिस्सा नहीं रहूंगी। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे आ जाती है। तो अनमैरिड वाला केस आपको याद रखना है। अब डॉटर इन लॉ क्या जॉइंट फैमिली का हिस्सा होती है? आंसर इज यस। डॉटर को जॉइंट फैमिली का हिस्सा ट्रीट किया जाता है।
तो अब एक क्वेश्चन आपसे प्री में पूछते हैं कि हु आर द मेंबर्स ऑफ अ जॉइंट फैमिली। तो पहले के हिसाब से आप समझिए ऑल द मेल मेंबर्स, तो ऑल द मेल मेंबर्स या सन, तो ग्रैंडफादर के दोनों बेटे जॉइंट फैमिली। ओके, तो यहाँ लिख लेते हैं साइड में कि जॉइंट फैमिली होती क्या है। ऑल दी, दिख रहा है, मेल मेंबर्स, बल्कि कहा जाए तो बेटे, ठीक है, सन्स, एंड उनकी पत्नियां, एंड देयर वाइव्स, सारे बेटे घर के और उनकी पत्नियां, यानी जॉइंट फैमिली का हिस्सा फादर की पत्नी भी है और अंकल की पत्नी भी है और इनके बेटे की पत्नी भी है, और आगे अगर ग्रैंडसन की पत्नी आती है तो वो भी जॉइंट फैमिली का हिस्सा है। क्या पढ़ रहे हैं हम? जॉइंट फैमिली पढ़ रहे हैं। और कौन कौन जॉइंट फैमिली का हिस्सा होता है, कौन कौन जॉइंट फैमिली का हिस्सा नहीं होता है, ये क्वेश्चन प्री में आपसे पूछा जाता है। तो कौन कौन जॉइंट फैमिली का हिस्सा है? ऑल मेल मेंबर्स, यानी जो जो पुत्र हैं और उनकी पत्नियां, ये जॉइंट फैमिली का हिस्सा होती हैं। और अनमैरिड डॉटर, अनमैरिड डॉटर्स। अब ये जो आंट है ये अनमैरिड डॉटर हैं ग्रैंडफादर की, तो ये जॉइंट फैमिली का हिस्सा है। अब ये जो डॉटर 1 है ये अनमैरिड डॉटर है अंकल की, तो ये भी जॉइंट फैमिली का हिस्सा है। तो ये प्री का क्वेश्चन है कि क्या डॉटर जॉइंट फैमिली का हिस्सा होती है? तो मैरिड डॉटर जॉइंट फैमिली का हिस्सा नहीं होती, अनमैरिड डॉटर जॉइंट फैमिली का हिस्सा होती है। ये सवाल आपसे प्री में पूछा जाता है कि व्हाट इज जॉइंट फैमिली, हमेशा आपका एग्जाम का एक हॉट टॉपिक रहा है। तो ऑल द मेल मेंबर्स, जो बेटे हैं पुत्र हैं उस घर के, उनकी पत्नियां जॉइंट फैमिली का हिस्सा हैं, ठीक है। सक्सेशन और सर्वाइवरशिप को भी पीछे ही छोड़ा, वो बाद में देखेंगे। जॉइंट फैमिली कौन है? सारे मेल मेंबर्स और उनकी पत्नियां और अनमैरिड डॉटर। अब अनमैरिड डॉटर चाहे ग्रैंडफादर की अनमैरिड डॉटर हो या अंकल की अनमैरिड डॉटर हो या इनके पुत्र की अनमैरिड डॉटर हो या यहाँ तक कि ग्रैंडसन की अनमैरिड डॉटर हो, तो अनमैरिड डॉटर जॉइंट फैमिली का पार्ट होती है। एक क्वेश्चन हल हो गया। लेकिन मैरिड डॉटर, अब एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि मैं क्या बोर्ड ही सड़ा दूं आगे? हाँ, लेकिन थर्ड पॉइंट ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पीवाईक्यू में मिलेगा देखने के लिए कि जो मैरिड डॉटर है और उनका हस्बैंड, क्या वो जॉइंट फैमिली का हिस्सा होते हैं? मैरिड डॉटर जो इस घर की शादीशुदा बेटी है, जैसे आंट है, आंट अब अनमैरिड नहीं रही, अन हटा दो, अब ये मैरिड हो गई हैं, ठीक है। अब ये मैरिड है प्लस अब इनके एक हस्बैंड भी है। तो अब ये मैरिड डॉटर और इनका पति क्या ग्रैंडफादर की जॉइंट फैमिली का हिस्सा है? द आंसर इज नो। अब ये जॉइंट फैमिली का हिस्सा अपने ससुराल में होंगी। तो मैरिड डॉटर एंड हर हस्बैंड आर नॉट मेंबर ऑफ हर फैमिली। ये इस लड़की की जॉइंट फैमिली का हिस्सा तो नहीं है। अब ये कौन सी जॉइंट फैमिली का हिस्सा है? अभी अपने हस्बैंड की जॉइंट फैमिली का हिस्सा है, वहां डॉटर इन लॉ बन गई हैं ये, ठीक है। ये कुछ प्री के क्वेश्चंस हैं। प्री में आपसे क्या पूछा जाता है कि मैरिड डॉटर और उसका हस्बैंड क्या जॉइंट फैमिली का हिस्सा है? तो नहीं, वो उस लड़की के, अब उसके पिता की जॉइंट फैमिली का हिस्सा नहीं है, अब वो अपने ससुराल में है, ठीक है। अब एक और सवाल आ जाता है थोड़ा टेक्निकल कि ये डॉटर मैरिड तो थी, ठीक है, ये जो हमने डॉटर ली हैं इनको D1 नाम दे देते हैं, इन्होंने शादी की हस्बैंड 1 से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो हस्बैंड थे इनकी डेथ हो गई, ठीक है। तो अब ये क्या हो गई? विडो। अब जब ये विडो हो चुकी हैं तो ये आ गई अपने पिताजी के पास वापस। इसकी बेटी थी, इनकी बेटी थी, तो ये यहाँ आ गई अपने पिताजी के पास वापस अपने हस्बैंड की डेथ के बाद। तो अब मुझे
एवरीबडी प्लीज बी सिंसियर, आप लोग लिख के बताओ, जब ये विडो हो गई हैं और ये वापस आ गई हैं अपने पिताजी के घर में, अब इनके पति तो रहे नहीं हैं, तो क्या अब ये इस वाली ये ग्रैंडफादर वाली जो जॉइंट फैमिली है, क्या अब ये इसका हिस्सा है वापस से या नहीं? फ्री का क्वेश्चन है, आंसर में कुछ भी जो भी लग रहा है यस और नो लिख दो जस्ट। आप लोग भी बताइए कि क्या अब ये इस जॉइंट फैमिली का हिस्सा है? शुभांग कह रहे हैं नो। चलिए बताइए। नो 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 यस, बिल्कुल सही बात है, नहीं है ये, इनकी शादी हो गई थी तो इनके सारे कनेक्शन इस जॉइंट फैमिली से टूट गए थे। अब ये अगर विडो भी होती है ना, तो विडो होने के बाद ये अपने पति की ही जॉइंट फैमिली का हिस्सा है, क्योंकि ये उस परिवार में एक पर्टिकुलर बेटे की पुत्र की विधवा है। तो जो एक फैमिली में किसी भी पुत्र की विधवा होती है वो इस, अब मान लीजिए कि यहाँ जो आपके ये सन 1 थे, इनकी डेथ हो जाती है, तो ये डॉटर इन लॉ को आप वापस थोड़ी भगा दोगे कि अब अपने पिता की फैमिली में जाके जॉइंट फैमिली का हिस्सा बनना, नहीं, ये बन गई थी आपकी फैमिली का हिस्सा। अब अगर ये आपके बेटे की विडो हैं तो अब भी ये आपकी ही, ये इन्हीं ग्रैंडफादर की जॉइंट फैमिली का हिस्सा है, इन्हें वापस इनके पिता के घर नहीं भेजा जाएगा। और चाहे ये अपने पिता के घर जाके रहने लगती हैं, जब तक ये दूसरी शादी नहीं करेंगी ये इसी जॉइंट फैमिली में इस लड़के की विडो के रूप में जॉइंट फैमिली का हिस्सा है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस आपसे फ्री में पूछे जाते हैं। तो बताओ मुझे, यहाँ तक क्लियर है हम? एंड वेरी गुड एवरीबॉडी, यहाँ तक बताओ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है सभी लोग? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है? क्लियर? ऑलराइट पारुल, शुभांग, पारुल अगेन, चलो थोड़ा बहुत तो सक्सेशन एक्ट का भूत उतरा सर से। अब एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है, हाउ कैन वी बी अ मेंबर ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली? हाउ कैन वन बी अ मेंबर ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली? कैसे बन सकते हैं आप जॉइंट हिंदू फैमिली के मेंबर? कोई तो तरीका होगा, कोई तो रास्ता होगा। तो पहला, अब ये एमसीक्यू में पूछ लेंगे आपसे। सबसे पहला पॉइंट है बाय बर्थ, आपने उस परिवार में जन्म लिया होगा, ठीक है, आपका जन्म उस परिवार में हुआ होगा तो आप बाय बर्थ बन जाएंगे, तो फिर तो आप वहीं उसी जॉइंट फैमिली का हिस्सा है। बाय एडॉप्शन, अगर आपको अडॉप्ट कर लिया गया है तो भी आप उस जॉइंट फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे, ठीक है। बाय मैरिज, वेरी गुड जतिन, बाय मैरिज, लेकिन बाय मैरिज कौन बनेगा? यहाँ एक टिपिकल सी लैंग्वेज में लिख लो, बीइंग अ बहू, यानी डॉटर इन लॉ। ऐसा नहीं है कि किसी का पति बन के आप जॉइंट फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं, आप कहीं पे बहू बन के ही जॉइंट फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। मतलब मेल आर नॉट केपेबल ऑफ बीइंग बहू, तो वो मेल जो है वो अपनी ही जॉइंट फैमिली का हिस्सा रहेंगे, वो किसी और की जॉइंट फैमिली का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। हाँ, फॉर अ गर्ल, आप अभी अपने पिता की जॉइंट फैमिली का हिस्सा हैं, जब आपकी शादी हो जाएगी तो बीइंग अ बहू यानी डॉटर इन लॉ, आप बाय मैरिज किसी और फैमिली में जाकर जॉइंट फैमिली का हिस्सा बन जाएंगी। तो ये जो बाय मैरिज वाला हिसाब है ना, ये मेल के लिए नहीं है, इसलिए स्पेसिफिकली यहाँ पे लिख लो। तो ऐसे तो आप बन जाते हैं जॉइंट फैमिली का हिस्सा, और ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। देखो इसको, 1 मिनट दो मुझे। गुड शुभांग।
अब आप ऐसे क्या काम करते हैं कि आप जॉइंट फैमिली का हिस्सा नहीं रहते हैं, ये भी एक सवाल है कि व्हेन यू लॉस द मेंबरशिप ऑफ अ जॉइंट हिंदू फैमिली। देखो बहुत सारे वो काम अलग हैं कि वो आपको घर से निकाल दें, वो कर दें, हम यहाँ पे वो काउंट नहीं करेंगे, हम यहाँ पे सिर्फ अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। हाउ मेंबरशिप विल लॉस, हाउ मेंबरशिप कैसे गायब हो जाएगी, कैसे चली जाएगी आपकी मेंबरशिप। तो एक तो डेथ से ही जा सकती है, आपकी डेथ हो गई तो आप दुनिया में ही नहीं रहे, जॉइंट फैमिली का हिस्सा तो तब रहेंगे, ठीक है। दूसरी, अडॉप्शन, आपको कहीं और अडॉप्ट करा दिया गया तो अब आप इस परिवार का तो हिस्सा नहीं रहे ना, आपको जिन लोगों ने अडॉप्ट किया आप वहां का हिस्सा बन गए हैं। बाय मैरिज, बाय मैरिज कैसे, अनमैरिड डॉटर ही हिस्सा रहती हैं, यहाँ ये भी चीज गर्ल के ही लिए है, ध्यान रखना। आप पहले अनमैरिड डॉटर थी तो किसी परिवार में, किसी जॉइंट फैमिली में हिस्सा थी वहां की, अब आपकी शादी हो चुकी है तो आपने शादी की वजह से जिस परिवार में आपने जन्म लिया था उसका आपने टाइटल खो दिया है, बीइंग अ बेटी। जब तक आप अनमैरिड हैं तब तक आप जॉइंट फैमिली का पार्ट हैं, जब आप बेटी नहीं रहेंगी, किसी और घर में शादी हो जाएगी तो बाय मैरिज आप यहाँ की जॉइंट फैमिली मेंबरशिप खो देंगी और आपके जिस परिवार में शादी हुई है आप वहां पर डॉटर इन लॉ बनकर जॉइंट फैमिली का हिस्सा होंगी। तो ये था हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम, ठीक है। अब कुछ रिपीटेड क्वेश्चन जॉइंट फैमिली से जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। हाँ, एक बात बताओ मुझे, जब मैंने पढ़ाया था लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड तो मैंने आपको साफ साफ बता दिया था कौन लेजिटिमेट है और कौन इलेजिटिमेट है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो बच्चा था वो लेजिटिमेट ही हो रहा था और जहाँ शादी ही एग्जिस्ट नहीं करेगी वहां पे वो बच्चा जाके इलेजिटिमेट हो रहा था। अब मुझे ये बताओ, ये टीचर्स का क्वेश्चन है कि क्या एक इलेजिटिमेट बच्चा जॉइंट फैमिली का मेंबर हो सकता है? कैन लिख दूं, can a illegitimate child be a member of joint Hindu family? Answer. हाँ, जब तक आपके घर वाले आपको जॉइंट फैमिली से नहीं निकाले जाते हैं। कैसे सवाल पूछते हो इस तरीके के, मतलब आप नो, ऐसा कोई प्लान मत करना। लेकिन हाँ, ऐसा होता है कि अगर आपने अपनी मर्जी से लव मैरिज भी की है तो भी आप पार्ट रहते हैं, लेकिन उसका एक लॉ अलग होता है। वो होता है ना कि वो कोई फादर हैं वो आपको उस खानदान से निकाल सकते हैं, वो कुछ प्रोसीजर, वो अलग चीज़ है, वहां मत घुसो भाई, सक्सेशन तक ही रहो। पारुल कह रही हैं नहीं, बट ही कैन गेट मेंटेनेंस। शुभांग कह रहे हैं हाँ, तो हम यहाँ पर पारुल के साथ जाएंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता वो जॉइंट फैमिली का, लेकिन वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। अब मेंटेनेंस क्लेम किससे करेगा, यहाँ लगाना था वहां लगा दिया। मेंटेनेंस क्लेम किससे करेगा? अब वो ग्रैंडफादर से नहीं मांगने आ जाएगा, वो सिर्फ अपने माता पिता से ही क्लेम कर सकता है। तो एक इलेजिटिमेट चाइल्ड जॉइंट हिंदू फैमिली का मेंबर नहीं होता, ठीक है, लेकिन वो मेंटेनेंस ले सकता है। किससे? अपने माता पिता से। सिर्फ ऐसा नहीं है वो दादाजी से मेंटेनेंस मांगने चला जाएगा, तो वो सिर्फ अपने माता पिता से मेंटेनेंस ले सकता है। वेरी गुड पारुल। अब वो चीज आपको समझा चुकी हूँ, अगर आप भूल गए हैं तो आप नालायक हैं। अगला क्वेश्चन ये दे रखा है इसमें, कैन अ मैरिड डॉटर बी अ मेंबर ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली?
तो द आंसर इज नो, ना तो मैरिड डॉटर ना उसका हस्बैंड कोई भी जॉइंट हिंदू फैमिली का पार्ट नहीं होता। अब उनकी जिस घर में शादी हो गई है अब वो अपने हस्बैंड की फैमिली में जॉइंट फैमिली बनाए। और यहाँ तक कि विडो डॉटर, आपकी खुद की बेटी जो विडो हो गई हैं वो भी अब पार्ट नहीं होती, लेकिन विडो डॉटर इन लॉ वो होती हैं। तो आपके बेटे की बहू है जो कि आपके बेटे की ही विधवा है तो वो आपके परिवार का हिस्सा है। लेकिन अगर आपकी खुद की बेटी, फिर वो जहाँ जिस फैमिली से विडो है वो अपने पति के ही परिवार का हिस्सा है, चाहे भले ही पति जीवित हैं या पति जीवित नहीं है। तो मुझे ये बात बताओ कि इंडियन सक्सेशन एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट और सर्वाइवरशिप सक्सेशन और जॉइंट हिंदू फैमिली क्लियर हो? जॉइंट हिंदू फैमिली से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। देखो विडो डॉटर जो है वो जॉइंट फैमिली का पार्ट तो अब अपने पति की है, लेकिन ये भी क्वेश्चन है कि वो अपने फादर से ना मेंटेनेंस ले सकती है, अपने खुद के पिता से, है ना। अपने फादर इन लॉ तक जाने से पहले ये भी कोशिश कर सकती हैं कि फादर ही मेंटेनेंस दे दें। पार्ट ही तो नहीं बची है, बेटी तो अब भी बची है ना। अब वो जॉइंट हिंदू फैमिली में जो होंगी ना वो अपने पति की होंगी, अब भले ही पति जीवित नहीं है, लेकिन पापा से मेंटेनेंस लिया जा सकता है। ओके पारुल, तथागत, जतिन, बाकी सब भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर बाद में परेशान हो जाओगे। लेट मी नो यहाँ तक क्लियर हो। इंडियन सक्सेशन एक्ट और हिंदू सक्सेशन एक्ट का फर्क, मिताक्षरा में सर्वाइवरशिप और सक्सेशन का फर्क, और यहाँ पे उसके बाद जॉइंट हिंदू फैमिली। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को, एवरीवन? और अगर कुछ पूछना है इन्हीं टॉपिक्स में से देन यू कैन आस्क, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए अब जॉइंट हिंदू फैमिली समझ आ गया है। जॉइंट हिंदू फैमिली क्या है? कोपाल्सनर क्या शब्द होता है? फिर कोपाल्सनर और जॉइंट हिंदू फैमिली दोनों शब्द सुनते हैं हम। कोपाल्सनर क्या है? ये क्या चीज हो गई? अब कोपाल्सनर का केस क्या है? एक छोटी बॉडी, अ स्मॉल बॉडी ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली क्या होगा? ठीक है, एक स्मॉल बॉडी किसकी? जॉइंट हिंदू फैमिली की, कोपाल्सनर। तो इसको अगर हम स्ट्रक्चराइज करें थोड़ा सा, ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर के दो बेटे और पिता की पत्नी और अंकल जी की पत्नी, इनका बेटा, इनका दूसरा बेटा, इनकी बहू। डॉटर इन लॉ 1, और फिर यहाँ पे इनका बेटा और इनकी बेटी और इनकी भी बहू मान लीजिए। तो अब ये तो जो क्या पूछ रहे हो शुभांग? अभी तो हम कर्ता पे पहुंचे भी नहीं है भाई, पढ़ाने दो। ऐसे तो मैं भी पागल हो जाऊंगी और तुम भी। कर्ता, हेड ऑफ द फैमिली इज कर्ता एंड ऑल अदर मेंबर ऑफ फैमिली कैन बी कंसिडर्ड एज कोपाल्सनर। लेकिन ऐसे अगर मैं समझाने पे आऊंगी शुभांग तो आपको समझ नहीं आएगा। गिनी क्या मैंने कर्ता के बारे में अभी तक कोई भी बात किया? देखो मैं आपको, मैं खुद भी परेशान थी इस चीज से कि सक्सेशन से डरते हैं, आप सब डर रहे थे, और यही होता है कि सक्सेशन नहीं समझ में आता। मुझसे 2 कदम आगे भागोगे ना
तो कन्फ्यूजन के अलावा कोई इस चीज़ का अंजाम नहीं निकलेगा। मुझसे 2-4 कदम आगे भागते रहो, जो टॉपिक हम नहीं पहुंचे हैं उस पर सवाल करते रहो। मैंने तो कर्ता का भी नाम ही नहीं लिया, मेरे तो मुँह से ही नाम नहीं निकला। और हाँ शुभांग, आपकी डेफिनेशन बिल्कुल ठीक है, लेकिन इतना टिपिकली समझाऊंगी तो इन लोगों को समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो आप ये बात सुनो कि मुझसे आगे आगे नहीं चलो, मेरे साथ साथ चलो, जो समझा रहे हैं जहां तक समझा रहे हैं। अगर जब एक्ट खत्म हो जाएगा और उसके बाद आपको नहीं समझ आएगा कि भाई ये पूरा एक्ट हो गया और ये चीजें तो रह ही गई, देन यू कैन आस्क। कम से कम मुझे थोड़ा समय तो दो। जतिन, आपने किस बात पे नो लिखा है? मैं रो दूंगी। एक तो देखो, आप प्लीज बी सिंसियर, मेरे साथ चलना है, मेरे से 2 कदम आगे भाग के क्वेश्चन नहीं करेगा कोई भी। जितना समझाया है वहां तक क्लियर हो, अच्छी बात है। जितना समझाया है वहां तक समझ नहीं आ रहा है, यू कैन आस्क। आप लोग उस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछते ही नहीं हो जो समझा दिया है। ये बताओ ना कि आपको सर्वाइवरशिप और सक्सेशन समझ नहीं आया है, वो पूछो। आपको इंडियन सक्सेशन एक्ट और हिंदू सक्सेशन एक्ट समझ नहीं आया है, वो पूछो। आपको हिंदू जॉइंट फैमिली समझ नहीं आई है, वो पूछो। अगेन आपको सक्सेशन नहीं समझ आया है जो ब्रांच के हिसाब से होता है, तो वो पूछो। जहां मैं पहुंची ही नहीं हूं, आप वहां कैसे पहुंच सकते हो? मुझे तो आने दो, मुझे तो साथ लेकर चलो एटलीस्ट। तो आसान, हाँ आपकी किसने लिखी थी? शुभांग, आपकी डेफिनेशन ठीक थी। जतिन, किस बात पे नो लिख रहे हो प्लीज मुझे बताओ। अब आ जाते हैं कोपाल्सनर पे, ए स्मॉल बॉडी ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली। अब इसमें क्या है, हमारे ग्रैंडफादर हैं। ये एक ऐसा राइट होता है जो हमको ना बाय बर्थ मिलता है सिर्फ। जो कोपाल्सनरी राइट है ना, वो हम बाय मैरिज नहीं ले सकते, ठीक है। या तो बाय बर्थ मिलेगा या बाय अडॉप्शन मिलेगा, ठीक। कोपाल्सनरी एक ऐसा, जैसे कि आपने देखा होगा कि जॉइंट फैमिली का हिस्सा तो हम बाय मैरिज भी बन रहे थे ना, कोपाल्सनर हम बाय मैरिज नहीं बन सकते। जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आप मेरी ये बात समझोगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझिए कि कोपाल्सनर कौन है आपके, जो जन्म से है। अब मैंने जिस परिवार में जन्म लिया, अब ये भी एक बहुत टॉपिक ऑफ डिबेट था 2005 से पहले। क्या था कि बाय बर्थ भी, अगर मान लो इन्हीं ग्रैंडफादर के एक आंट भी थी, तो ये तो बाय बर्थ है, यहाँ पे इनको भी कोपाल्सनर नहीं माना जाता था 2005 से पहले, ठीक है। अगर आप मुझे थोड़ा सा समय दोगे तो मैं आपको डेट बाय डेट टाइमलाइन के हिसाब से वो क्लियर करा दूंगी, बट प्लीज मुझे थोड़ा सा टाइम दो। तो यहाँ पे हम कोपाल्सनर पढ़ रहे हैं, तो कोपाल्सनर में क्या हो रहा है कि ग्रैंडफादर हैं और ग्रैंडफादर के 2 बेटे हैं, ठीक है। तो जो बाय बर्थ इस परिवार में थे, जो जन्म से ग्रैंडफादर के साथ हैं, अब देखो जन्म से कौन कौन है हम मार्क करते हैं। तो जन्म इन्होंने यहाँ लिया फादर ने, ठीक है, ओके, ये कोपाल्सनर हो गए। ये तो हो गए इंसानी से सब कुछ चला रहा है, ये हो गए कोपाल्सनर। क्या ये जो फादर की वाइफ है उन्होंने जन्म लिया है इस परिवार में? आंसर इज नो, तो वो कोपाल्सनर नहीं है। हाँ, क्या वाइफ जॉइंट फैमिली का हिस्सा नहीं है? बिल्कुल है, अभी तो पीछे पढ़ा है हमने। तो ये फर्क है जॉइंट फैमिली और कोपाल्सनरी में, और ये आपको लिख के आना पड़ेगा, मेंस में भी लिख के आना पड़ेगा, इसलिए बिल्कुल होश में होके बात सुनो। जो जन्म से अधिकार मिल रहा है वो कोपाल्सनरी है। जो बाय मैरिज मिल जाता है तो आप जॉइंट फैमिली बन सकते हो। मदर, क्या ये जो फादर की वाइफ है, क्या ये जॉइंट फैमिली का हिस्सा नहीं है? इनकी बिल्कुल है, लेकिन कोपाल्सनरी हम मैरिज से नहीं ले सकते। कोपाल्सनरी कोपाल्सनरी हम लेंगे सिर्फ बाय बर्थ या फिर अडॉप्शन। अब बीवी तो अडॉप्ट नहीं कर सकते ना, अडॉप्ट भी बच्चा ही होगा, ठीक। अब यहाँ पे समझो कि बाय बर्थ ये रिलेटेड है, ठीक है, अंकल रिलेटेड है, ठीक है, अंकल की वाइफ भी अडॉप्ट नहीं की गई है, शादी करके लाई है, तो बाय मैरिज नहीं हो सकता। नहीं होगा। फिर ये लोग हैं, तो ये भी शादी करके लाई गई हैं। सन भी बाय बर्थ है, दूसरा बेटा भी बाय बर्थ है, ये भी बाय बर्थ है, और इनका टाइटल पे तो हम अभी क्वेश्चन मार्क ही लगे हैं। तो ये भी बाय बर्थ थी, और क्या ये बाय बर्थ हैं? नहीं, शादी करके लाई गई हैं। क्या ये बाय बर्थ हैं? नहीं, शादी करके लाई गई हैं। तो जो मैंने येलो से सर्कल कर रखे हैं, ये हुए, ये हुए, ये हुए, ये हैं और ये हैं, ऑल दो इन्होंने भी इस परिवार में जन्म लिया है, ठीक है, इस परिवार में जन्म लिया है, तो ये इस परिवार के कोपाल्सनर्स हैं, ठीक।
अब इनकी पोजीशन पे आ जाते हैं। कहने को तो इन्होंने इस परिवार में जन्म लिया है, लेकिन मिताक्षरा दयाभागा और हिंदू कस्टमरी मतलब एक हिंदू धर्मशास्त्र के हिसाब से डॉटर कोपालसनर नहीं होती है। भले ही जन्म से राइट मिलता है, लेकिन बेटियों को राइट नहीं मिलता था, सिर्फ पुत्र को मिलता था। लेकिन 2005 के बाद, अब जब 2005 आ चुका है, उसके बाद से डॉटर भी बाय बर्थ जिस फैमिली में है वहां पे कोपालसनर है। तो इनको लेकर हम क्या करेंगे कि अगर ये बिफोर 2005 की बात है तो क्या ये कोपालसनर हैं? नहीं। लेकिन 2005 के बाद इन्होंने जिस परिवार में जन्म लिया है तो क्या ये कोपालसनर हैं? हाँ, बात समझ आ रही है इतनी? डॉटर कोपालसनर होती है क्योंकि जन्म लिया है उसने यहाँ पे। अब एक बात बताओ, ये अपने घर से शादी करके इस घर में आ गई, बाय मैरिज रिश्ता बना, तो जब इनका बाय मैरिज रिश्ता भी बन गया तो क्या इनको कोपालसनरी दे दी इस परिवार की? आंसर इज नो। ये शादी करके भी आ जाएंगी तो भी इस परिवार में कोपालसनर तो नहीं हो पाएंगी। तो ये डॉटर अभी तक अनमैरिड है, और जब ये डॉटर की शादी हो जाएगी तो ये किसी परिवार में चली जाएगी, ठीक है? तो जॉइंट फैमिली का तो हिस्सा नहीं रहेंगी ना ये। जब ये जो डॉटर 1 है, जब इनकी शादी हो जाएगी और किसी और परिवार में चली जाएंगी तो ये क्या जॉइंट फैमिली का हिस्सा रहेंगी? अभी घोल कर पिलाया है, बिल्कुल नहीं रहेंगी। शादी हो जाएगी तो पति के परिवार में जाके उस जॉइंट फैमिली का हिस्सा होंगी। लेकिन क्या जो राइट बाय बर्थ मिल रहा है कोपालसनरी का, अगर ये शादी होके कहीं भी चली जाती हैं तो क्या वहां पे कोपालसनर बन जाएंगी? नहीं। तो कोपालसनर तो ये शादी के बाद भी यहीं रहेंगी ना। तो कोपालसनरी में एक चीज याद रखना, मैरिड और अनमैरिड डॉटर का चक्कर नहीं होता। डॉटर है 2005 से पहले तो डॉटर को कोपालसनर माना ही नहीं जाता था, तो वहां पे तो मैरिड अनमैरिड की डिबेट हम करेंगे ही नहीं। लेकिन जब 2005 के बाद आज हम आ चुके हैं, तो अब 2005 के बाद से जब डॉटर कोपालसनर हैं, ठीक है, तो चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, कोपालसनरी का रिश्ता जन्म से होता है। इसका जॉइंट फैमिली की तरह शादी से कोई लेना देना नहीं होता। आप जॉइंट फैमिली का हिस्सा नहीं रहोगे अगर आप कहीं और शादी कर लोगे लड़की, तो फिर वो अपने पति की फैमिली में जॉइंट फैमिली का हिस्सा होगी। लेकिन कोपालसनरी जन्म से मिलती है, शादी से नहीं मिलती है। तो आज की डेट में 2005 के बाद मैंने अपने फादर की फैमिली में जन्म लिया है, तो मैं अभी उनकी जॉइंट फैमिली का भी हिस्सा हूं और उनका कोपालसनर भी हूं, ठीक है? अगर मेरी कल शादी हो जाती है तो मैं उनकी जॉइंट फैमिली का हिस्सा नहीं रहूंगी, लेकिन कोपालसनरी का राइट मुझे जन्म से मिला है, उस परिवार में जन्म लेने की वजह से मिला है। तो कल अगर मेरी कहीं भी शादी हो जाती है, हाँ मैं अपने पिता की फैमिली में जॉइंट फैमिली का हिस्सा नहीं होंगी, लेकिन कोपालसनर में शादी के बाद भी अपने पिता की ही फैमिली में रहूंगी, क्योंकि वो राइट बाय बर्थ होता है। बाय मैरिज वो राइट ना तो दिया जा सकता है किसी को और ना ही किसी से वापस लिया जा सकता है, ठीक है? एडॉप्शन और बर्थ से मिल जाता है, मैरिज से नहीं मिलता। मेरी शादी से ना तो मुझे कोपालसनरी का कहीं पे राइट मिल जाएगा, और मेरे शादी कर लेने से ना मेरा कोपालसनरी का राइट चला जाएगा। और लेकिन जॉइंट फैमिली का राइट मेरे शादी जब तक नहीं होती है तब तक मैं यहाँ हूँ जॉइंट फैमिली का हिस्सा, और जैसे ही मेरी शादी हो जाएगी तो मैं कहीं और जहाँ शादी होती है वहां जॉइंट फैमिली का हिस्सा होंगी। तो ये फर्क होता है जॉइंट फैमिली वाले कॉन्सेप्ट में और कोपालसनरी वाले में, क्योंकि कोपालसनरी बाय बर्थ वाला राइट है। अब मुझे बताओ सिर्फ इतना, जॉइंट फैमिली कोपालसनरी तक क्लियर है? दौड़ नहीं लगाएगा कोई भी। जॉइंट फैमिली और कोपालसनरी का कॉन्सेप्ट क्लियर है? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है एवरीवन? ओके, तथागत, पारुल, शुभांग, और देखो बाकी लोग जो शान बैठकर सुन रहे हैं, क्लास तो आपके पास पड़ी, बट एटलीस्ट आस्क या लेट मी नो कि आप लोग क्लियर हैं या नहीं। कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, फिर वही सक्सेशन का भूत सर पे सवार रहता है। चलिए जतिन, ठीक है, तो आपको पास मेरे पे एक दो लाइन लिख लेते हैं, कहाँ से मिलती है ये हमको? बाय बर्थ मिलेगी, बाय बर्थ मिलेगी आपको, या फिर बाय अडॉप्शन मिलेगी।
ठीक है, कोपाल्सनरी मिल जाती है। आसानी के लिए लिख देती हूँ। लॉस्ट कैसे होगी? क्या मैरिज से लॉस्ट हो जाएगी? आंसर इज नो, नहीं लॉस्ट होगी। ठीक है, क्या शादी से मिल जाएगी? यू विल गेट कोपाल्सनरी अगर आप शादी कर लेंगे। आंसर इज नो। तो क्या मैरिज का कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है कोपाल्सनरी पे? बिल्कुल नहीं। ना तो शादी से आप उसको ले सकते हो और ना ही शादी करके आप उसको कोपाल्सनरी को हो सकते हो। कोपाल्सनरी आपको मिल चुकी है और अब ये आपकी ही है। ठीक है, ना तो वो आपको कोई शादी से दिला सकता है और ना ही आप हो सकते हैं उसको। अब मैरिज का तो कोई फर्क नहीं पड़ता कोपाल्सनरी पे, बाय बर्थ मिल रही है और बाय अडॉप्शन मिल रही है। अब 2 पॉइंट में पढ़ते हैं इसको, कोपाल्सनरी को। बिफोर 2005 और आफ्टर 2005। बिफोर 2005 क्या था कि भले ही बाय बर्थ राइट था, बट डॉटर्स आर वर नॉट daughters were not considered as कोपाल्सनर्स। अब एक बात बताओ, जिस परिवार में जन्म लिया है उसी में ही कोपाल्सनरी का राइट नहीं मिल रहा है? नहीं शुभांग, बाय बर्थ डॉटर इन लॉ अडॉप्ट थोड़ी करके लाए हो, शादी करके लाए हो। ध्यान से सुनो मेरी बात, बहुत ध्यान से प्लीज। मैंने साफ साफ लिखा है कि बाय बर्थ मिलता है। डॉटर इन लॉ का आपने नया जन्म थोड़ी कराया परिवार में, आपने अडॉप्ट थोड़ी की है डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ वो शादी करने से बनी है, तो क्या फर्क पड़ जाएगा? मैंने यहाँ भी अच्छे से समझाया है इनको कि कोई राइट नहीं है। या तो देखो आप लोग मुझे सुन नहीं रहे हो। डॉटर इन लॉ ने जन्म नहीं लिया ना, उन्होंने जहां अपने पिता के परिवार में जन्म लिया है वहां होंगी वो कोपाल्सनर। प्लीज ध्यान से सुनो, ठीक है? तो यहाँ पे कोपाल्सनर 2005 से पहले नहीं समझा जाता था डॉटर्स को। ठीक है, अब जिस परिवार में जन्म लिया उसी में ही नहीं है तो आगे का तो क्या ही होगा। लेकिन आफ्टर 2005 जो डॉटर्स होती हैं, क्या वो कोपाल्सनर्स होती हैं? बिल्कुल होती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब तो डॉटर को कर्ता भी बनाया जा सकता है। हाँ, 2005 के बाद तो कर्ता भी हो सकती हैं वो। ठीक, तो डॉटर्स का जो कॉन्सेप्ट हुआ कि डॉटर को कोपाल्सनर समझा जाने लगा, वो 2005 के बाद समझा जाने लगा, जो 2005 वाला अमेंडमेंट आया। अब क्या किसी भी तरह डॉटर जो है अपनी कोपाल्सनरी खो सकती हैं? अनमैरिड डॉटर है तो कोपाल्सनर होगी, मैरिड डॉटर है तो कोपाल्सनर होगी नहीं। ये जो डॉटर है ये चाहे मैरिड है या अनमैरिड है, ये दोनों ही उसमें अपने पिता की फैमिली में कोपाल्सनर है। दोनों ही सूरतों में, मैरिड है तो भी अपने पिता के घर में कोपाल्सनर है, अनमैरिड है तो भी अपने पिता के घर में कोपाल्सनर है। डॉटर इन लॉ, क्या उसने आपके परिवार में जन्म लिया है? क्या वो आपके परिवार में जन्म लेकर आपके यहाँ डॉटर इन लॉ बनी है? आंसर इज नो। कोई बर्थ राइट इनका आपकी फैमिली से नहीं है। क्या आपने अपनी डॉटर इन लॉ अडॉप्ट की है? द आंसर इज अगेन नो। तो इन्होंने कहीं पे तो जन्म लिया होगा, जहां पे इन्होंने जन्म लिया है वहां पे डॉटर इन लॉ नहीं है, वहां पे ये सिर्फ डॉटर है। तो जिस जगह ये सिर्फ डॉटर है वहां पे 2005 के बाद से ये कोपाल्सनर है। ठीक है, अब मुझे बताओ सभी लोग कि यहाँ तक क्लियर हो? तो एक लाइन आप लोग लिखेंगे, इवन द, एक लाइन लिखिए कॉपी पे, इवन द मैरिज of daughter, even the marriage of daughter
even the marriage of daughter would not impact, even the marriage of daughter would not impact, even the marriage of daughter would not impact her right, even the marriage of daughter would not impact her right to be a co-partner, her right to be a co-partner, to be a co-partner in her father's family, और प्रॉपर्टी कुछ भी लिख लो। तो लड़की की शादी भी उससे उसके कोपार्सनरी राइट को नहीं छीन सकती, इम्पैक्ट नहीं कर सकती। आई होप मैंने यही बोला है। इवन द मैरिज ऑफ अ डॉटर वुड नॉट इम्पैक्ट हर राइट्स टू बी अ कोपार्सनर इन हर फादर्स प्रॉपर्टी और फैमिली। ठीक है, तो ये तो हुआ डॉटर। अब डॉटर इन लॉ, जहाँ पे वो डॉटर इन लॉ ना होगा, सिर्फ डॉटर है, वहां पे कोपार्सनर है। जहाँ इन लॉ आगे लग जाएगा तो वहां तो जन्म से रिश्ता है ही नहीं। आपके पास अगर डीजेएस में या किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कोपार्सनरी को लेकर, किसी भी पर्टिकुलर इंसान को पूछा जाता है कि कोपार्सनर है या नहीं है, आपने अपने दिमाग पे जोर डाल के सिर्फ ये देखना है कि क्या उसने यहाँ जन्म लिया है, अगर हाँ तो कोपार्सनर है क्या। और अब तो बेटियां भी हैं, तो अगर लड़की ने भी जन्म लिया क्या या जन्म नहीं लिया तो अडॉप्टेड सन है, अडॉप्टेड सन को लेकर क्वेश्चन आ सकता है, तो हाँ अडॉप्शन से भी कोपार्सनर हो जाता है। लेकिन अगर उसका आपके परिवार से रिश्ता शादी करने की वजह से जुड़ा है, जैसे मान लीजिए अब आजकल जो डॉटर है वो कोपार्सनर है, अब ये आफ्टर 2005 ये जो डॉटर हैं ये कोपार्सनर हैं, अब इनकी शादी हो जाती है, इनके हस्बैंड है, तो ये तो कोपार्सनर हैं, डॉटर बिल्कुल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो हस्बैंड है इनका रिश्ता इनसे बाय बर्थ थोड़ी है, इनका जो रिश्ता जुड़ा है वो तो बाय मैरिज जुड़ा है। अब हम काउंट करते हैं चलो कि किस किस का रिश्ता बाय मैरिज जुड़ रहा है। इनका रिश्ता बाय मैरिज जुड़ा है ग्रैंडफादर से, तो ये कोपार्सनर नहीं है। डॉटर इन लॉ ने यहाँ पे इनसे शादी की तो बाय मैरिज जुड़ा है, तो ये कोपार्सनर नहीं है। अंकल की वाइफ भी शादी करके ही आई है, तो ये कोपार्सनर नहीं है, इन्होंने यहाँ जन्म नहीं लिया। इनकी वाइफ भी ये शादी करके ही आई है, तो ये कोपार्सनर नहीं है, इन्होंने यहाँ जन्म नहीं लिया। हाँ डॉटर ने यहाँ जन्म लिया 2005 के बाद से वो कोपार्सनर है, लेकिन इनके जो पति हैं वो शादी करके आए हैं, इनके पति ने यहाँ जन्म नहीं लिया है, तो वो कोपार्सनर नहीं है। और जॉइंट फैमिली में जब इनको पति मिल गया है तो ये अपने पति की जॉइंट फैमिली का हिस्सा है, तो जॉइंट फैमिली में तो शादी से फर्क पड़ता है, कोपार्सनरी में नहीं पड़ता है। ठीक है, अब हम आते हैं एक्ट पे। एक्ट पे देखो, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनो। आप लोग तो डायरेक्ट खोल ही लो, मैं भी स्क्रीन पर खोल। डेफिनेशन समझा चुकी हूँ, डेफिनेशन आपको ए और सी वाली ही याद रखनी है। अपने लिए काम नहीं बढ़ाओ, ठीक है, अपने लिए उतना काम रखो जितना आपको मैक्सिमम स्कोर दिला सके, ठीक है, उतना करो। जो चीज आपके काम की नहीं है उसमें हम लोग नहीं उलझेंगे। आपको डेफिनेशन अच्छे से पता चल चुकी है, ए और सी कोई नहीं भूलेगा। कोपार्सनरी अगर आपसे जानने के लिए आ जाता है कि कौन है, तो आपको अपने मन में सिर्फ ये सवाल पूछना है कि इस पर्टिकुलर पर्सन का रिश्ता हमसे या हमारी फैमिली से शादी की वजह से जुड़ा है या जन्म की वजह से जुड़ा है। ठीक है, शादी की वजह से जुड़ा है तो फिर वो कोपार्सनर आपको उन्हें नहीं मानना है, और जन्म से जुड़ा है तो कोपार्सनर होंगे। ओवरराइडिंग इफेक्ट मैंने आपको बता दिया था कि आप जो है बस उस पर ध्यान दो, पीछे जो बीत गया उसमें नहीं। अब ये सेक्शन नंबर 5 ना, एक तो आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है,
ना तो आप इसको याद करेंगे और ना ही आप इस पर मेहनत करेंगे। सिंपल सी एक बात सुन लो कि क्या कह रहा है, मेरी ही सुन लो और उतनी सुन के मार्क करके छोड़ दो, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा कभी। ये कह रहा है कि कुछ लोगों के ऊपर ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। पहली बात तो किन पे नहीं होगा, जो हिंदू नहीं है उन पे तो नहीं होगा। लेकिन आपको एक बात याद आ रही है कि मैंने आपको शुरू में क्या पढ़ाया था, जब आज क्लास शुरू करी थी तो मैंने आपको बताया था कि जिन लोगों की शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के हिसाब से होती है वो हिंदू सक्सेशन एक्ट में नहीं इंडियन सक्सेशन एक्ट में जाते हैं। क्या बताया था कि जिन दो लोगों की शादी हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से नहीं इंडियन सक्सेशन एक्ट के हिसाब से हुई है तो वो हिंदू सक्सेशन एक्ट में नहीं आएंगे, वो इंडियन सक्सेशन एक्ट में आएंगे। तो ये आपसे वही कह रहा है कि जो इंडियन सक्सेशन एक्ट से रेगुलर होते हैं लोग कौन से होते हैं, जिन्होंने स्पेशल मैरिज एक्ट से शादी की है या जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को विल कर रखा है। ये तो वो दो लोग हैं जो इंडियन सक्सेशन एक्ट से गवर्न होते हैं। तो ये हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट में क्यों अप्लाई होगा, उन पे तो नहीं अप्लाई होगा, ये उन पे तो उनका इंडियन सक्सेशन एक्ट अप्लाई होगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, जिन लोगों ने शादी स्पेशल मैरिज एक्ट में की है तो उनके बच्चे जो सक्सेशन में प्रॉपर्टी लेंगे वो इंडियन सक्सेशन एक्ट में लेंगे, हिंदू सक्सेशन एक्ट में नहीं लेंगे। और जो इंसान वो हिंदू है तो अगर अपनी प्रॉपर्टी उसने विल कर रखी है तो वो भी हिंदू सक्सेशन एक्ट से नहीं इंडियन सक्सेशन एक्ट से गवर्न होगा। अब अपनी प्रॉपर्टी वो विल कर चुका है तो ये दो लोगों के ऊपर ये नहीं अप्लाई होता। सिर्फ यही आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, इसमें आपको और कहानी नहीं पढ़नी, ना तो कोई आपसे पूछेगा ना आपके काम की। सेक्शन 6 आपको घोल कर पीना है, जिसको लिटरली घोल कर पीना कहते हैं ना, सेक्शन 6 आपको बिल्कुल वही करना है। सेक्शन 6 पे आने से पहले थोड़ी सी बातें मेरी याद कर लो। सक्सेशन क्या है, क्या है सक्सेशन, क्या है कि जो प्रॉपर्टी है ग्रैंडफादर की उनकी डेथ के बाद कैसे जाएगी, उनके बच्चों को ब्रांच मान लिया जाएगा। फादर ब्रांच उनके बच्चे, अंकल ब्रांच उनके बीवी बच्चे सब लोग, और दूसरे अंकल ब्रांच और उनके बीवी बच्चे, और अब तो डॉटर ब्रांच और उनके बच्चे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो आपका सक्सेशन होगा, सक्सेशन में कैसे जाएगी, इंडिविजुअल के लिए नहीं करेंगे हम टुकड़े, हम इस पर्टिकुलर आदमी के बच्चों के हिसाब से इसकी प्रॉपर्टी डिवाइड करेंगे। 30,000 रुपए हैं इसके पास और इसके 3 बच्चे हैं तो 10-10 हजार तीनों ब्रांचेस को दे दो, वो अपने उसमें बांटता रहेगा। ठीक है, ये होता है सक्सेशन, सीधी बात है। सब कुछ भूल के मुझे सिर्फ ये बताओ सक्सेशन पता चला क्या है, और अगर एक भी बच्चा कहेगा कि एक बार सक्सेशन और समझा दो, मैं समझा दूंगी, जस्ट लेट मी नो सक्सेशन क्लियर है, क्योंकि फिर आपको बैरेक्ट पढ़ना है बहुत रिलीजियसली। सबको सक्सेशन क्लियर है? अगर किसी को सक्सेशन दोबारा समझना है तो मैं दोबारा बता दूंगी, जस्ट लेट मी नो, एवरीबडी टेल मी सक्सेशन क्लियर है? ओके जतिन, पारुल, कोई ऐसा है जिसको सक्सेशन एक बार और समझना है? तो वी कैन डू दैट अगर आपको सक्सेशन एक बार और समझना है तो, क्योंकि सक्सेशन ही इस चीज की बुनियाद है। आपको वो समझ, देखो सिंपल सी बात है, ग्रैंडफादर हैं, उनकी प्रॉपर्टी जो जाएगी सर्वाइवरशिप की तरह 1 2 3 4 5 ऐसे गिन के नहीं जाएगी, उनके खुद के बच्चों को गिन लिया जाएगा और उनके बच्चों के बच्चे उनके खुद के ही ब्रांच के अंदर आ जाएंगे, उनको दे दिया जाएगा, ये लोग इक्वली बांट लेंगे। ये हमारा सक्सेशन है। अब आ जाते हैं सेक्शन 6 पे। सेक्शन नंबर 6, हिंदू सक्सेशन एक्ट। ये जो सेक्शन 6 है ना, ये आपके अमेंडमेंट से सबसे ज्यादा अफेक्ट हुआ था, सबसे ज्यादा। तो हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। सबसे भारी प्रभाव सेक्शन नंबर 6 पे पड़ा था। ठीक है, सेक्शन नंबर 6 ऐसा था जो इस अमेंडमेंट से सबसे ज्यादा अफेक्ट हुआ है।
अब यहाँ पे आप समझेंगे कि इस अमेंडमेंट से पहले भी सेक्शन 6 की कोई ना कोई पोजीशन रही होगी। जो आज हमें सेक्शन 6 देखने को आपके बैरेक्ट में आपको देखने के लिए मिल रहा है वो 2005 से पहले नहीं था। ठीक है, 2005 से पहले आपके सेक्शन 6 की पोजीशन कोई और हुआ करती थी। तो ये जो आपका सेक्शन नंबर 6 है हिंदू सक्सेशन एक्ट का, इसको दो पार्ट में आपको पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहला बिफोर 2005 और दूसरा आफ्टर 2005। दो हिस्से बांट लीजिए इसके। हिंदू सक्सेशन एक्ट का सेक्शन नंबर 6 है, 2005 से पहले अलग पोजीशन थी और 2005 के बाद इसकी पोजीशन बदल गई थी। क्या पोजीशन थी इसकी 2005 से पहले? जो मेजर चेंजेस हमारे हिसाब से इसमें आए हैं, सबसे पहले सिंपल सी बात ये है, ओनली सन या फिर कह लो मेल जो बाय बर्थ थे वो कोपार्सनर्स, ओनली सन या फिर मेल जो थे वो कोपार्सनर थे, कहीं भी फीमेल कोपार्सनर नहीं हो सकती थी। ठीक है, आज की पोजीशन क्या है और ऐसा क्यों था? क्योंकि जो 2000 पहले का हिंदू सक्सेशन एक्ट था और उसका सेक्शन 6 था वो हिंदू धर्मशास्त्र के हिसाब से गवर्न होता था, मिताक्षरा लॉ और दया भागा लॉ। तो धर्मशास्त्र में फीमेल को कभी भी प्रॉपर्टी को इनहेरेंट करने का राइट नहीं दिया गया था और उसी धर्मशास्त्र के हिसाब से एक्ट बनाया गया था। हिंदू सक्सेशन एक्ट आया था आपके दया भाग और मिताक्षरा के ऊपर और वहां पे फीमेल्स के राइट्स नहीं थे। ये हम स्कूल में ही क्लियर कर चुके हैं। तो जब ये उन्हीं स्कूल पे बना है तो ये राइट क्यों देता? लेकिन जब 2005 का वो अमेंडमेंट आया जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं तो 3 मुद्दे उठे, इक्वेलिटी, फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, ये सारे मुद्दे और उठकर हमारे सामने आए। सबसे पहले राइट टू इक्वेलिटी आया कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसको उठाया गया, जिसकी वजह से चेंज आया। दूसरा आया कि जनरल सोशल आपका एक सोशल जस्टिस ऑफ वुमेन, क्यों चेंज हुआ ये? यहाँ पे आकर साफ साफ कह दिया गया है 2005 में कि आप धर्म को इस तरह फॉलो नहीं करेंगे, आपको धर्म में ही बदलाव करना पड़ेगा। अगर धर्म नहीं देता है राइट इनहेरेंट करने का प्रॉपर्टी को और लड़कियों को, फीमेल को पार्टनर बनाने का, तो लॉ को देना पड़ेगा। और किस बुनियाद पे आया था आपका अमेंडमेंट जो आया था? तो इसका बेसिस क्या था? सबसे पहला सोशल जस्टिस, राइट टू इक्वेलिटी, और बाकी अदर फंडामेंटल राइट्स में भी फॉल करा था। बाकी फंडामेंटल राइट्स को भी इन्फ्लुएंस कर रहा था। तो यहाँ पे धर्म को ना मानकर किसको मानना पड़ा? लॉ को मानना पड़ा, कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीमेसी देनी पड़ी। तो क्या देखा गया? सोशल जस्टिस और राइट टू इक्वालिटी और अदर फंडामेंटल राइट्स, इन सबको इंपॉर्टेंस देनी होगी। तो इन सब की इंपॉर्टेंस का नतीजा था अमेंडमेंट 2005 का। तो इन्होंने ये कहा नो, ये ओनली शब्द हटा दो। नाउ इस पोजीशन में फीमेल या फिर डॉटर आर also co-partners of her father's family या फिर प्रॉपर्टी। वही बाय बर्थ राइट है, प्रॉपर्टी लिखने की जगह नहीं है, लिख लेना, यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखा है। तो अब पहला चेंज तो इस अमेंडमेंट से ये हुआ। क्या ये एक लौता चेंज था? नहीं। जब ये अमेंडमेंट इतना माइल्ड स्टोन है
तो ऑल्सो काफ़ी चेंजेस आए होंगे। तो 2005 से पहले पोजीशन ये थी कि अगर फीमेल्स को राइट्स नहीं दिए गए थे तो उनको लाइबिलिटी भी नहीं दी गई थी, उनको जिम्मेदारियां नहीं दी गई थी। जो कर्तव्य की बात होती थी वो सिर्फ पुरुष का या एक पुत्र का कर्तव्य होता था। इसीलिए पुत्र प्राप्ति को एक धार्मिक वो भी समझा जाता था कि अगर आपको पुत्र प्राप्ति नहीं हुई है ना तो आपका जीवन ही कंप्लीट नहीं हुआ है। क्योंकि एक तरफ जहाँ पे पुत्र को सारे राइट्स दिए जा रहे थे, कोपासनर हो, कर्ता हो, कुछ भी हो, वहां पर जो लाइबिलिटी थी, जो पेरेंट्स की लाइबिलिटी थी, चाहे पेरेंट्स का ऋण हो, पिता का ऋण हो, जिसे पितृ ऋण भी कहते थे, कोई भी चीज हो, तो वो किसको दी जा रही थी? सिर्फ पुत्र को दी जा रही थी। तो इस अमेंडमेंट ने ना सिर्फ इनको राइट्स दिए फीमेल को, बल्कि लाइबिलिटी भी दी। इधर से उधर मैनेज कर लेना जो जो हेडिंग डल रही थी। यहाँ पे बिफोर 2005 वाले में ओनली सन्स आर लायबल, वही पेरेंट्स के लिए, सारी चीजों के लिए। अब जब यहाँ पे आफ्टर 2005 जब उन्हें राइट्स दिए गए तो नाउ डॉटर्स आर ऑल्सो लाइबल। अब ये लाइबिलिटी अभी सेक्शन 6 में पढ़ेंगे, हम सेक्शन 6 पढ़ रहे हैं, प्लीज होश में, है ना। तो पहले सिर्फ सेक्शन 6 में आपके सिर्फ पुत्र लायबल होते थे, लायबिलिटी पुत्र के ऊपर होती थी। लेकिन अब हमारे सेक्शन 6 में जो लड़कियां हैं वो भी लायबल हैं। एक और चेंज आया, अब ये लड़का लड़की का चेंज नहीं है, लेकिन चेंज तो चेंज है। ये आपके सेक्शन 6 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट की पोजीशन है बिफोर 2005 और ये है आफ्टर 2005। तो अब आपने दो चेंजेस देख लिए, ये वाला चेंज भी जेंडर इक्वालिटी के लिए था और ये वाला भी जेंडर इक्वालिटी के लिए था सेक्शन 6 में। लेकिन एक चेंज ऐसा था जो जेंडर इक्वालिटी का जिससे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन चेंज था। अब जब 2005 से पहले की क्या हालत थी ना कि एक पायस ऑब्लिगेशन होती थी, ठीक है, जो बेटे के ऊपर होती थी और वो अनलिमिटेड थी। ये पायस ऑब्लिगेशन जो थी ये बेटे के ऊपर होती थी और ये अनलिमिटेड होती थी। बस अभी समझाती हूँ क्या होता था। लेकिन अब क्या है, ये जो पायस ऑब्लिगेशन का चक्कर है ना, एक तो अब ये बेटे और बेटी दोनों के ऊपर है, एक तो आज के समय में दोनों के ऊपर है, और इसको लिमिट कर दिया गया, इसको लिमिटेड कर दिया गया। इतना लिखो फिर समझाती हूँ पायस ऑब्लिगेशन का क्या है। तो दो तो जेंडर बेस्ड चेंज हुए, देखो पायस ऑब्लिगेशन डिटेल में हम कल पढ़ेंगे, फिलहाल मैं आपको पायस ऑब्लिगेशन को लेकर सिर्फ इतना बता देती हूँ, और बेयर एक्ट से भी सेक्शन 6 कल पढ़ेंगे। अभी फिलहाल जो लिखवाया उसको ध्यान देना। पायस ऑब्लिगेशन इज समथिंग कि अगर आपके पिता ने ऋण ले रखा था और आज के ज़माने में अगर वो करोड़ों का ऋण था, आपके फादर लाइबिलिटी थी आपके फादर के ऊपर, 1 करोड़ का ऋण चुकाना था उन्हें। अब बीइंग अ सन, अगर आपके पिता की डेथ हो जाती है तो चाहे इनहेरिटेंस में आपको उतनी प्रॉपर्टी मिली है या नहीं मिली है, आपको ये पायस ऑब्लिगेशन के चक्कर में ना वो पूरा का पूरा ऋण चुकाना पड़ता था। ये जो बेटा होता था इसे इस पायस ऑब्लिगेशन के चलते अगर उसके पिता के ऊपर कितना भी ऋण है, मैटर ही नहीं करता कि कितने अमाउंट में है, ये पायस ऑब्लिगेशन के चलते उसको सारा ऋण चुकाना पड़ता था। लेकिन आज की पोजीशन क्या है कि उसको लिमिट कर दिया गया है। लिमिट किस तरीके से किया कि अगर पहली बात तो बेटा और बेटी दोनों ही पायस ऑब्लिगेशन के अंदर आते हैं, लेकिन अब लिमिट इस तरीके से कर दिया, मान लो आपने अपने पिता से 5 लाख रुपए इनहेरिटेंस में मिले, सक्सेशन में मिले हैं आपको, ठीक है, तो आपकी जो लाइबिलिटी है, जो पायस ऑब्लिगेशन है ना, वो उन 5 या 50 लाख जितने भी आपको मिले हैं उन तक ही है। बस ऐसा नहीं है कि आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आपको मिले तो 5 लाख हैं सक्सेशन में,
लेकिन आप अपने पिता का 50 करोड़ का लोन उतारेंगे, तो इसको लिमिट कर दिया गया। इसको डिटेल में कल बताती हूँ मैं। अब मुझे बताओ यहाँ तक हम लोग क्लियर हैं? यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है? और प्लीज लेट मी नो सक्सेशन का भूत उतरा सर से? फिर कल करते हैं हम। अब तो टफ नहीं लग रहा, अब तो क्लियर हो। अब हम इसको कल सेक्शन 6 को करेंगे, पायस ऑब्लिगेशन और डिटेल में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद एक्ट कंप्लीट करते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।